स्टार्ट करते हैं। हमें ये कहानी हमारी सब्सक्राइबर खुशी आहूजा ने भेजी है, तो चलिए अब कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करते हैं। मैं पंजाब लुधियाना की रहने वाली हूँ। ये घटना आज से करीब 20 साल पहले घटी थी। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर ही मेरे नाना जी का घर था। मेरे नाना जी का चाय और ब्रेड पकोड़े को बनाने का स्टॉल था, जो कि हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर कॉलेज के बाहर था। मेरे नाना जी अपने उसूलों के काफी पक्के आदमी थे। वो डेली सुबह सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। वो कहीं भी जाने से पैदल ही सही समझते थे। वो बोलते थे जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इसीलिए वो रोज तैयार होकर सुबह 4:30 बजे ही घर से निकल जाते थे स्टॉल पे जाने के लिए, और वो पैदल ही जाया करते थे। लेकिन जो हमारा स्टॉल था वो हमारे घर से 5 किलोमीटर लगभग दूर था। रास्ते में एक रेलवे का फाटक भी था और साइड से पतला सा रास्ता निकलता था, जहाँ से उन्हें निकलना होता था डेली। सुबह के 4:30 बजे आप सभी को पता है कि काफी अंधेरा होता है, लेकिन मेरे नाना जी काफी मजबूत दिल के इंसान हैं। एक बार की बात है, जब नाना जी मॉर्निंग में जा रहे थे तो उसे रेलवे के रास्ते के पास से वो निकल रहे थे कि उन्हें अचानक से पीछे से आवाज आई कि रुको। नाना जी लेकिन नहीं रुके, क्योंकि उन्हें थोड़ा शक सा हुआ और वो आगे चलते रहे। उसके बाद भी 2-3 बार उन्हें यही आवाज आई कि रुको, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या। इस बार मेरे नाना जी पीछे मुड़ गए और उन्होंने देखा कि एक जवान लड़का वहां पे खड़ा हुआ था, जिसने एक सफेद रंग की कमीज पहनी हुई थी और नीचे जो कुर्ता था वो भी सफेद रंग का था। कुछ मिला के वो लड़का ऊपर से नीचे तक सिर्फ सफेद ही सफेद पहना हुआ था। मेरे नाना जी ने बोला, भाई आपको क्या तकलीफ है? तो उस लड़के ने बोला कि भाई साहब, क्या आपके पास बीड़ी है? और इस पे मेरे नाना जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हाँ है ना भाई साहब, चाहिए क्या आपको? फिर मेरे नाना जी ने उस लड़के को बीड़ी दे दी और उस लड़के ने जब बीड़ी जलाई और नाना जी को शुक्रिया बोला, और फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के वहां से जाने लगा। लेकिन मेरे दादाजी को एक जोर का झटका तब लगा जब उन्होंने उस लड़के को पीछे से देखा। उस लड़के के पीछे से केवल हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी, कोई कपड़ा नहीं था उसके बदन पे। अब उसके अंदर मांस भी नहीं दिख रहा था, केवल एक कंकाल था जो कि आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। मेरे नाना जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, एक प्रेत है, और वहां से जल्दी निकलने लगे। वो भी बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे अपने कदम पीछे को बढ़ाने लगे, और जैसे ही वो थोड़ा दूर निकल गए वो भागते हुए दुकान की तरफ चले गए। उसके बाद उनका वो पूरा दिन ही मूड ऑफ रहा। शाम को जब वो घर आए तो उन्होंने नानी जी को सारी बात बता दी। इस पे नानी जी थोड़ी परेशान हो गई और नाना जी से कह दिया कि अब आप थोड़ा लेट ही सुबह निकलना। एक बार और हमारे घर में एक घटना हुई थी, मैं आपको वो भी बताती हूँ। और ये घटना इस पिछली वाली घटना के लगभग कुछ ही दिनों बाद की थी, क्योंकि हम वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था और नाना जी के घर पे टीवी नहीं था। तो मेरे मामा जी ने बोला कि मैं दीदी के घर जाके टीवी देख लूंगा। अब अगर आप कभी गांव टाइप के एरिया में रहे हो तो आपको पता ही होगा कि गांव में सब लोग एक साथ ही टीवी पे मैच देख लेते हैं। दोपहर में मामा जी ने नानी को बोला कि मैं दीदी के यहाँ शाम को चला जाऊंगा। जब शाम हुई तो मामा ने नानी को बोला कि मैं जा रहा हूँ। तब नानी ने बोला कि ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसे तली हुई मछली बहुत पसंद है, मैं भी मछली तल देती हूँ और तू उसे लेके जा। इतना कह के नानी जी ने मछली तल के मेरे मामा जी को दे दी। मामा जी को भी आते हुए उसी रेलवे फाटक वाले रास्ते से ही गुजरना था। जब वो वहां से गुजर रहे थे तो न जाने क्यों उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है, और वो जो मछली उनकी तली हुई थी वो पैकेट में अपने हाथ में ले जा रहे थे। एक बार को तो उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। जब वो
हमारे घर पे आ गए तो मेरी मम्मी जी बहुत ही खुश हो गई। मामा ने बोला कि मैं मैच देखने आया हूँ, माँ ने तेरे लिए तली हुई मछली भेजी है। मेरी माँ काफी खुश हो गई और जल्दी से रसोई में चली गई। और जब उन्होंने थैली को खोल के देखा तो एक हैरान रह गई, क्योंकि वो थैली बिल्कुल खाली थी। तब माँ ने मामा को बोला कि मजाक अच्छा किया है तूने। मेरे मामा ने हैरानी के साथ पूछा कि किस मजाक की बात कर रही हो तुम? तो मम्मी ने बताया कि थैली तो पूरी खाली है, फिर तली हुई मछली कहाँ है? मामा ने बोला कि मैं तो लाया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता। मामा काफी सही में कंफ्यूज लग रहे थे। फिर जब वो बाद में घर चले गए तो उन्होंने नानी जी को सारी बात बताई। तो नानी जी सुनते ही समझ गई कि क्या हुआ है। ये दरअसल एक रूह का कमाल था, क्योंकि उन्हें ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। और उस वक्त जब मामा जी ट्रेन की फाटक के पास से गुजर रहे थे, उसी वक्त शायद उस रूह ने उस मछली को उनसे छीन के खा लिया होगा। मेरी नानी जी ने मामा जी को बोला कि वो किसी और को पसंद आ गई होगी, तू इस बात पे अब ज्यादा ध्यान मत दे। तो दोस्तों, ये थी मेरी यानी खुशी आहूजा की घटना। आशा करती हूँ आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें बादल ने भेजी है, जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं। वो बताते हैं कि ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये मेरे मामा जी के साथ घटी थी। ये तब की बात है जब मामा जी करीब 20-21 साल के होंगे और वो गांव में ही खेत में नाना जी का हाथ बंटवाते थे। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो खेत था वो गांव से लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो एक बार हुआ यूं कि नाना जी को काम से बाहर जाना पड़ा था। वो इस वक्त दूसरे शहर में गए हुए थे, तो मेरे मामा जी को खेत पे अकेले ही जाना था। तो बात ऐसी है कि गांव से खेत में जाते समय रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी, जो कि वहां से गुजरने वाले को पार करनी ही होती थी। तो मेरे मामा जी भी उसी नदी के पास से गुजर रहे थे कि जब वो उस नदी से दूसरे पार आ गए तो उन्हें पीछे की तरफ से आवाज आई। वो आवाज उन्हें कुछ ज्यादा साफ से सुनाई नहीं दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उन्हें बुला रहा था। और उसके बाद जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि शायद कोई उनके साथ साथ चल रहा है या फिर उनका पीछा कर रहा है मानो। उन्होंने इस बार पीछे देखा, लेकिन उन्हें पीछे देखने पे कुछ भी नहीं दिखा और शायद पीछे मुड़ना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो जैसे ही आगे मुड़े, उन्हें फिर से पीछे से इस बार अपने नाम की क्लियर आवाज सुनाई देने लगी। और इस बार जब वो पीछे मुड़े तो उन्हें एक ऐसा खौफनाक नजारा दिखा जिसे मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर पाऊंगा। दरअसल उन्हें अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी दिखी। और यहाँ पे हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों ही पिछले साल ही एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिए थे। अब दोस्तों, अपने किसी भी मरे हुए साथी को इस तरीके से देखने पे क्या हालत होती है, ये तो शायद ही आप समझ पाओ। लेकिन मेरे मामा उस वक्त बहुत ही ज्यादा डर गए। वो बार बार दूसरी तरफ से मेरे मामा जी को ही आवाज दिए जा रहे थे। मेरे मामा जी भी काफी ज्यादा डर गए थे। और एक और चौंकाने वाली घटना मेरे मामा जी के साथ घटी। जैसे ही मानो उन्होंने अपनी पलकें झपकाई, तुरंत जो अभी वो दूसरे किनारे पे खड़े थे, वो बिल्कुल उनके सामने आके खड़े हो गए। मेरे मामा जी मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन इसका उन दोनों पे कोई असर नहीं हुआ। उनमें से उसके मामा जी के दोस्त ने उनकी गर्दन से उनको पकड़ा और उन्हें पास ही के एक नाले में उठा के फेंक दिया। अब मामा को लगा कि वो मार दिए जाएंगे, लेकिन मामा कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहीं पे पड़े रहे। लेकिन तभी मेरे मामा जी को याद आया कि शायद उनके गले में हनुमान जी का लॉकेट था। उन्होंने उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में दबाया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उन्हें इस वक्त
हनुमान चालीसा भी ठीक से याद नहीं आ रही थी। वो उल्टी सीधे शब्दों में उसे पढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें न जाने कहां से थोड़ी हिम्मत जागी और वो भागने लगे। वो उठ के जोर जोर से गांव की तरफ भागने लगे और तेज तेज चिल्लाने लगे। ये तेज शोर सुन के आसपास के लोग भी जाग गए और मेरे मामा जी के पास आ गए उनकी मदद के लिए। इसके बाद उन्होंने जो भी उनके साथ हुआ वो सब कुछ उन गांव वालों को बता दिया। जैसे तैसे उस वक्त तो गांव वालों ने मामा जी को घर पे छोड़ दिया, लेकिन रात भर तो वो ठीक रहे, लेकिन सुबह होते ही उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। उन्हें जोर से बुखार हो गया, तो नाना जी ने उन्हें एक गांव के ओझा के पास ले जाना सही समझा। वहां पे उस ओझा के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि इनकी कोई जानने वाले की आत्मा उस समय वहां से भटक रही थी और इन्हें देख के वो आत्मा कुछ विचलित हो गई, जिससे वो इनके पास आई और इन्हें परेशान करने लगी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ झाड़ फूक की, जिसके बाद मामा जी ठीक हो गए। दोस्तों, हमें आज की अगली कहानी हमें भेजी है समीर कुमार साहू ने, जो कि उड़ीसा में रहते हैं। वो बताते हैं कि ये घटना मेरे साथ ही घटी थी जब मैं तकरीबन 12-13 साल का होऊंगा। उस वक्त बात ये थी कि मेरे पिताजी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे, तो घर में केवल मैं और मेरी माँ ही रहा करते थे। तो एक बार हुआ ये कि मेरी मौसी भी हमारे घर पे आ गई रहने के लिए। मैं काफी खुश था क्योंकि मुझे मेरी मौसी काफी अच्छी लगती थी। कुछ दिन हमारे साथ बिताने के बाद मेरी मौसी ने भी हमारे घर के पास में ही घर ले लिया और वो भी वहीं पे रहने लगी। तो अब मैं खुश हो गया कि चलो अब मैं ज्यादा बोर नहीं हुआ करूंगा और मौसी के घर जाके खेल लिया करूंगा। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन की बात है, जब मैं मौसी के घर पे रात में सोने के लिए रुका था। उस दिन जब मैं शाम को उनके घर पे गया तो देखा कि मतलब घर के अंदर घुसते ही कुछ अजीब सी फीलिंग मुझ में आने लगी, मतलब जिसे आप अब हेलुसिनेशन समझ सकते हैं। मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी जो मैं शायद आपको बता भी ना सकूं। खैर, मैंने सब कुछ छोड़ के अपना छोटा सा बैग में जो मैंने खाने पीने का कुछ सामान था वो निकाला। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होके मेरी मौसी के लड़के के साथ खेलने लगा, जो कि अभी काफी छोटा बच्चा था। जब रात हुई तो सर्दी काफी बढ़ गई और मैं लोग कांपने लगा। उसके बाद करीब रात के 11:30 बजे हम टीवी देख के सोने के बारे में अब कहने लगे। उसके बाद मैं करीब आधी रात के बाद ही सो पाया, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ घटा वो काफी अजीब था, जिसे मैं आज भी सोच के हैरान हो जाता हूँ। दरअसल जब मैं सोया उसके बाद मुझे न जाने अजीब अजीब सी कुछ आवाजें आने लगी, जैसे मान लो कि दो बड़े बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो। ये सुन के मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैं दरअसल बेड के किनारे पे सो रहा था और न जाने फिर मुझे क्या दिखा कि सामने खिड़की के पास एक आदमी है जिसकी गोदी में एक बच्चा भी है, और वो बच्चा मुझे ही देख के जोर जोर से रोए जा रहा है और उस आदमी की गोद में ही वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। ये देख के मैं काफी ज्यादा डर गया। उसके बाद वो बच्चा अब इतना बड़ा हो गया कि उस आदमी ने उसे अपनी गोद में से नीचे उतार के मेरे सामने ला खड़ा कर दिया। फिर वो बच्चा मेरे पास आके अपने हाथों से मुझे छूने लगा। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं अपनी नींद भी नहीं आ पा रही थी। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं चिल्ला के अपनी मामी को जगा दूं, सॉरी मौसी को जगा दूं, लेकिन मैं उन्हें आवाज नहीं लगा पा रहा था। मेरे को नींद तो नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कोशिश करने लगा कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मैं
इस वक्त तक काफी डरा हुआ था। उसके बाद न जाने जैसे तैसे मेरी आंख लग गई और करीब 3 बजे के आसपास मेरी आंख खुली और अब मैं काफी डरा हुआ था। मैंने जैसे तैसे करके अपनी मौसी को उठाया और उन्हें सब कुछ बता दिया, अब तक मैंने जो जो चीज भी देखी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बेटा कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, सो जाओ। जैसे तैसे फिर से सो गया और करीब उसके बाद मैं सुबह 7 बजे के आसपास ही उठा। फिर मैंने अपनी मौसी को एक बार फिर से बताया कि मौसी मेरे साथ ये हुआ था। तो मेरी मौसी ने मुझे इस घर में पहले घटी घटनाएं बताई। उन्होंने बताया कि करीब 5 साल पहले यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 सदस्य थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे बेटी। वो लोग काफी गरीब थे। उनके पास अचानक से ही उसके पिता की नौकरी छूटने के कारण अब पैसे नहीं थे, तो वो काफी गरीबी में आ गए थे। उनके पास अब इतना पैसा भी नहीं था कि वो रोज 2 वक्त की रोटी भी खा सकें। तो इसीलिए गरीबी से परेशान आकर उस घर के आदमी ने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद को भी आत्महत्या कर ली। और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से उनकी आत्मा शायद इस जगह से आज तक जुड़ी हुई है और शायद वो यहाँ पे किसी को रहने नहीं देना चाहती। लेकिन मुझे लगा कि ये सब बचकानी बातें हैं, इसलिए फिर भी मैंने ये घर ले लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि वाकई में हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए। और इस घटना के बाद मेरी मौसी को भी कई बार वहाँ पे अजीबोगरीब एहसास हुए थे, जिसके कारण मेरी मौसी ने वो घर छोड़ना ही बेहतर समझा और उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ भी दिया। तो दोस्तों चलिए अब आज की आखिरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। टीवीएस जुपिटर राजस्थान के सुनसान सड़क पर 75 की स्पीड में भागी जा रही थी। रुचिका उसे ड्राइव कर रही थी और पीछे बैठा था उसका पति मनीष उर्फ मनी। एक्सीलेटर जब थोड़ा और घुमाया तो स्कूटी 80 का कांटा छूने लगी और तभी मनी ने कहा, रुचि आराम से, अभी 15 दिन ही हुए हैं तुम्हें ड्राइव करना सीखे। लेकिन रुचि नहीं मान रही थी। शाम होने वाली थी और लॉन्ग ड्राइव करते हुए 2.5 घंटे बीत चुके थे। लगभग 90 किलोमीटर दूर निकल आए थे हम लोग अपने घर से। मनी ने कहा, अब चलो वापस चलते हैं और हाँ, अब ड्राइव मैं करूंगा। रुचि मान गई और स्कूटी रोक दी। दोनों स्कूटी से उतरे और अपनी कमर सीधी की और मनी ने ड्राइवर की कमान संभाली। जैसे ही उसने स्कूटी को स्टार्ट किया, उसकी नजर इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर पड़ी, जहां पर फ्यूल एम्प्टी दिखा रहा था। सामने 800 मीटर दूर वेनिस फोर्ट दिख रहा था, जो इतना बदनाम था कि लोग रात में उस रास्ते से किसी हाल में नहीं जाना चाहते थे। पेट्रोल पंप कम से कम 18 किलोमीटर पीछे घर के रास्ते में पड़ता था, लेकिन क्या वहां तक पहुंचने का पेट्रोल बचा था? मनी ने स्कूटी से उतरकर फ्यूल टैंक को चेक किया और उसके चेहरे पर डर के भाव रुचि ने साफ पढ़ लिए। रुचि एक बहुत ही निर्भीक लड़की थी और उसकी मनी से शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। मनी ने डर, गुस्से और झुंझलाहट के भाव में कहा, यार तुम ध्यान नहीं दे सकती थी? फ्यूल खत्म हो रहा है, अब क्या करें? ये तो मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर ही चल पाएगा। रुचि ने आराम से और शांत भाव में कहा कि पास का गांव सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर ही है, वहीं पे चलते हैं। किसी से रात भर का आसरा मिल ही जाएगा और सुबह किसी के साथ जाके पेट्रोल ले आना, मैं मम्मी को फोन कर देती हूँ। ये कह के उसने फोन कर दिया और पूरी बात घर पे बता दी और बोली कि चिंता ना करें, हम सुबह तक लौट आएंगे। गांव का रास्ता ठीक फोर्ट की दीवार के बगल से जाता था। मनी ने स्कूटी स्टार्ट की और दोनों चल पड़े, लेकिन मनी का अंदाजा गलत निकला और फोर्ट के 10 कदम आगे ही स्कूटी ने अपना फरमान जारी कर दिया। गांव अभी काफी दूर था तो दोनों ने स्कूटी को धक्का मारना शुरू कर दिया। शाम खत्म होकर रात के मुहाने पर आ चुकी थी। पीछे एक पत्ते के खड़कने की आवाज से भी मनी का कलेजा मुंह को आ जाता था। अंदाज से वो 20 मिनट चले होंगे कि एक रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी घर के खिड़की से आती है। नजदीक जाने पर एक छोटा सा बंगलो दिखा। इस सुनसान रास्ते में ये बंगलो बनाया होगा, वो यही सोच रहे थे कि दोनों की नजर
वहां के दरवाजे पर पड़ी, जो कि आधा खुला हुआ था। स्कूटी को धीरे से स्टैंड पे लगा के मनी ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अंदर झांकने पर बड़ा सा फानुस लटका दिखा, जिसमें तकरीबन 100 से ऊपर मोमबत्तियां जल रही थी, मानो जो हम फिल्म में देखते हो। देखकर ही वो किसी अमीर का घर लग रहा था। मनी को अकेले अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी और रुचि ने ये बात समझ ली। तुम ना एक नंबर के डरपोक हो, चलो मैं साथ चलती हूँ। इतना कह के वो मनी के साथ पहले ही अंदर चली गई। मनी भी साथ में ही अंदर चला गया और आवाज लगाई, कोई है क्या वहाँ पे? ये पुकारना केवल पुकारना नहीं था, इसे चिल्लाना कहना ही उचित होगा। उसके चिल्लाते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी जो हॉल के दूसरे हिस्से में था, उसने जवाब दिया, अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो, मैं यहीं पे हूँ। आप अकेले रहते हैं क्या यहाँ पे? इस बार सवाल रुचि ने पूछा और इस आदमी ने कहा, नहीं, मेरी धर्म पत्नी ऊपर सो रही हैं, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं, डॉक्टर अभी इंजेक्शन लगा के गए हैं। मेरा नौकर कम ड्राइवर उन्हीं को छोड़ने गया है, अभी आता ही होगा। और आप लोग कौन हैं और इस रात भरी अंधेरे में इस वक्त कैसे? इस बार सवाल उसने पूछा। जवाब ने रुचि ने सब कुछ बता दिया। आप लोगों को इस वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये सारा इलाका भूत प्रेतों के लिए बदनाम है, खासकर यहाँ के राजा माधो सिंह के प्रेत की वजह से। खैर, रात हो गई है और अब आप वापस भी नहीं जा सकते, तो आप ऊपर के कमरे में आराम कीजिए। कहकर उस आदमी ने आगे बढ़कर उन्हें ऊपर का कमरा दिखा दिया। दोनों रूम में गए और वॉशरूम यूज करके तरोताजा हो गए। तभी नीचे से उस अधेड़ के पुकारने की आवाज आई, जो किसी को कह रहा था, बहुत भूख लगी है, तुझे इतनी देर कैसे हो गई? अब फटाफट खाना लगा। और हाँ, 2 मेहमान और आए हैं, उनके लिए भी। थोड़ी देर में उन्हें फिर से आवाज आई, जो उन्हें नीचे खाने खाने के लिए बुला रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और नीचे खाने की टेबल पे आ गए। खाना खाते हुए उस अधेड़ ने बात शुरू करी, आपको पता है वेनिसगढ़ फोर्ट को राजा उदय सिंह ने बनाया था? उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बताया कि माधो सिंह एक तांत्रिक बाबा के बहुत भक्त थे। आपको पता है कि इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? इस सवाल का जवाब दोनों में से कोई कुछ देता, उससे पहले उसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, अमर होने की ख्वाहिश। यही एक ऐसी इच्छा है जिसके पीछे इंसान पागल है सदियों से। हालांकि आज तक ये ख्वाहिश किसी की पूरी तो नहीं हुई, लेकिन माधो सिंह की इसी ख्वाहिश गुलाम बन गया था। उस तांत्रिक ने राजा को बताया कि अगर आप 5 सालों तक हर अमावस्या की रात किसी नव विवाहित स्त्री का खून करके उसके खून को कड़ाही में उबाल के जमा के रखें और अघोर मंत्र का 108 बार पाठ करने के बाद उसे खाएं, तो आप अमर हो जाओगे। आपका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाएगा और आपको किसी भी तरह के किसी भी हथियार से नुकसान नहीं होगा। रुचि और मनी दोनों चुप होकर उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन मनी की घबराहट महसूस हो रही थी। उस बंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा फैलता जा रहा था और वह अधेड़ उम्र अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, तांत्रिक की इस बात का राजा के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हुआ। उसने नई नई लड़कियों से शादी करी और गुपचुप उनका अपहरण करवाना शुरू कर दिया। अमावस्या की रात को उनकी बलि चढ़ा के तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी, लेकिन नव विवाहित लड़कियों के इस तरह गायब होने की वजह से उस राज्य में शादियां लगभग बंद होने लगी। इस वजह से राजा को बलि के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही थी। तो उसके बाद उसके महामंत्री ने कहा कि क्यों ना महाराज, आप खुद ही नई नई लड़कियों से शादी कर लो और उन्हें यहाँ पे लाके उनकी बलि चढ़ा दो, और चूंकि शादी आप करोगे तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। राजा को ये उपाय जच गया, तो उसने ये फोर्ट बनाया और शादी करके हर 10 दिन में एक लड़की को यहाँ पे ले आता। 3 महीने में ही उसने 6 रानियां कर ली थी। फिर उसके एक फरमान जारी किया कि वेनिस फोर्ट के सभी झरोखे बंद करवा दिया जाए। किसी भी रानी को राजा के सिवा कोई और नहीं देखेगा, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी नहीं। ऐसा करवाते समय उसके रानियों की संख्या करीब 12 से ऊपर हो चुकी थी। अब उसके पास पूरे 1 साल के लिए नव विवाहित लड़कियां मौजूद थी और उसने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। इन लड़कियों में से कुछ तो उसके सैनिकों और छोटे मंत्रियों की भी बेटियां थी। 8 लड़कियों की बलि ले चुके राजा की एक दिन तक पोल खुल गई, जब एक मंत्री की बेटी वहां से भागने में कामयाब हो गई। तब तक राजा ने 3 और मंत्रियों की बेटी से शादी कर ली थी। उन सभी मंत्रियों ने प्रजा को सब बातें बता दी। प्रजा में राजा इसी फोर्ट की ओर आ रहा था।
उसी के मंत्रियों ने लोगों के साथ मिलकर उसे घेर लिया और फिर जिंदा जला दिया। उस अधेड़ ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ के लोगों में कई दशकों से ये कहानियां चल रही हैं। कहते हैं कि जब राजा को आग लगा दी गई तो उसकी चित्कार से पूरा गांव दहल गया और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मैं मरूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। उसके बाद मैं इस इलाके में नवविवाहित लड़कियां नहीं आती। यहाँ कोई भी लड़की शादी के 5 साल बाद ही अपने मायके आती है। आज तक जिस किसी ने यह नियम तोड़ा है वो लड़की लापता हो गई। कहते हैं वो राजा की, उसके महामंत्री और उस तांत्रिक की आत्मा आज भी यहाँ नई नवेली दुल्हन के इंतजार में रहती है। रात में ठंडक कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन उस अधेड़ की कहानी खत्म होने तक मनी पसीने में डूब चुका था। अधेड़ ने उसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप लोग सो जाइए ऊपर जाके। मनी और रुचि दोनों ऊपर के कमरे में चले गए। रुचि तो सो गई, लेकिन मनी की आंखों से नींद बहुत दूर थी। आधी रात को उसके बगल वाले कमरे से कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज आ गई। वह उठ के दीवार के पास गया और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। 2 या 3 लोग बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे। पहला, अमावस्या आज रात 3 बजे तक ही है, हमें जो करना है उससे पहले ही करना है। दूसरा, महाराज कहें तो पहले इस लड़के को खत्म कर देते हैं, लड़की को आराम से अपने वश में किया जा सकता है। तीसरा बोला, नहीं, हमने अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़के को कह दिया है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, अतः उसे मारना उचित नहीं होगा। उनके सोने पर हम लड़की को उल्टा लटका के बलि चलाएंगे। अचानक से कुछ आवाज हुई और तीनों के तीनों चुप हो गए। मनी ने जब ये आवाज सुनी तो वो समझ गया था कि वो कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं आत्माओं के चंगुल में फंस चुका है। उसने फौरन से उस लड़की को उठाया, रुचि को, और उसे सारी बात बता दी। दोनों ये सोच के काफी घबरा गए थे कि तभी उन्हें कमरे के बाहर से पैरों की आवाज आने लगी। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह उस जगह पे 2 लोगों की लाशें मिली, एक मनी की और दूसरी रुचि की, और वो लाश और कहीं नहीं बल्कि एक खंडर में पड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि रुचि की गर्दन सर से अलग कर दी गई थी, मानो उसकी बलि ली गई हो। पहला टॉपिक जो मैं उठाऊंगा वो है वेरोनिका। आप में से कई सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं वेरोनिका, जो कि एक फिल्म का नाम है, इसकी सच्ची घटना को एक्सप्लेन करूं। तो आज मैं आपको बताता हूं। दरअसल वेरोनिका एक मूवी का नाम है जो कि नेटफ्लिक्स पे 2017 में रिलीज करी गई थी, और इस मूवी को दुनिया की सबसे डरावनी पिक्चर माना जाता है। इस मूवी को एक रियल इंसिडेंट पे बेस करके बनाया गया है, और मैं आपको वही रियल इंसिडेंट बताऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस स्टोरी को मैं बताना आपको शुरू करता हूँ। लास्ट में इस मूवी के लिए अपना रिव्यू भी दूंगा। तो दरअसल दोस्तों बात यह है कि सन 1991 में एक लड़की जिसका नाम था एस्टेफानिया गुएथरस लाजारो, और इसी लड़की के नाम को चेंज करके मूवी में वेरोनिका लिया गया है। तो मैं आपको आगे की कहानी वेरोनिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। वेरोनिका एक सिंपल सी मिडिल क्लास लड़की थी जो कि अपनी माँ के और 3 भाई बहनों के साथ अपने घर में रहा करती थी। उसके पापा की हाल ही में डेथ हो गई थी, जिसके कारण वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती और उसकी माँ बाहर में काम करने जाती थी। तो दोस्तों एक दिन था 12 जून सन 1991। वेरोनिका अपने तीनों भाई बहनों के साथ तैयार होकर स्कूल की तरफ बढ़ गई। दोस्तों इसी दिन सूर्य ग्रहण भी था, और इस प्राकृतिक घटना को दिखाने के लिए टीचर्स ने एक प्लान बनाया था कि वो सभी बच्चों को इस घटना को आज टेलीस्कोप के जरिए दिखाएंगे। इससे पहले क्लास में सभी टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताते हैं कि किस तरीके से पहले के टाइम में सूर्य ग्रहण के टाइम पे लोग इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे, ये कह के कि इससे वो शैतान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि वेरोनिका अपनी क्लास में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। दरअसल वो अपनी फ्रेंड के साथ कुछ खतरनाक प्लान कर रही थी। इसी बीच टीचर्स ये भी बताते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण के दौरान किसी बुरी आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाया जाए तो वो आसानी से हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाएगी। अब इसके बाद सारे बच्चे तो छत पे अपने टीचर्स के साथ सूर्य ग्रहण देखने के लिए चले गए, लेकिन वेरोनिका अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बेसमेंट में आके ओविजा बोर्ड से स्पिरिट से बात करने की सोच रही थी। वो ये चाहती थी
कि वो मरे हुए लोगों से बात करे। उसकी फ्रेंड अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती थी, जबकि वेरोनिका अपने मरे हुए पिता की आत्मा से मिलना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने मरे हुए पिता की तस्वीर को ओइजा बोर्ड के पास रख के सियोंसे की प्रक्रिया शुरू कर दी। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हो तो आपको ये पता ही होगा कि सियोंसे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम आत्माओं को बात कर सकते हैं। अब वो तीनों ही लड़कियां इस प्रक्रिया को शुरू कर देती हैं और अपनी फिंगर को ओइजा बोर्ड पे रख देती हैं। देखते ही देखते उन्हें रिस्पॉन्स भी आने लगता है एक स्पिरिट से, यानी कि एक आत्मा उनसे बात कर रही होती है। अभी बातचीत ज्यादा हुई ही नहीं थी कि वो ओइजा बोर्ड काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि बाकी की दोनों लड़कियां उस पे से अपनी उंगली हटा देती हैं। लेकिन वेरोनिका की उंगली अभी भी उसी के ऊपर थी और वो अभी भी अपने सियोंसे की प्रक्रिया को जारी रखती है। और इसके बाद जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है, तुरंत के तुरंत ही वेरोनिका के नीचे रखा हुआ ओइजा बोर्ड 2 टुकड़ों में बट जाता है और वेरोनिका की उंगली में से खून निकलता है, जो कि उस ओइजा बोर्ड के ऊपर गिर जाता है। अब वो तीनों ही काफी घबरा चुकी होती हैं और एक दूसरे को देख के ये सोचने लगती हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। और इसके तुरंत बाद उसकी फ्रेंड डायना को कुछ अजीब तरीके की हरकतें करने लगती है। वो जमीन पे लेट के उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है और इसी बीच वेरोनिका के ऊपर भी एक बुरी आत्मा काबिज हो जाती है, जिसकी वजह से वेरोनिका अपने उल्टे पांव पे चलने के साथ साथ एक बहुत ही भयानक आवाज में चिल्लाने लगती है। उसकी ये चिल्लाहट सुन के बाकी की दोनों लड़कियां वहां से डर के मारे भाग जाती हैं और टीचर्स को वहां पे बुला लेती हैं। जब वेरोनिका को होश आता है तो वो खुद को स्कूल के फिजिकल वार्ड में पाती है, जहाँ पे स्कूल की डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी और वो उसे बताती हैं कि आयरन की कमी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो चक्कर खा के बेहोश हो गई। इस सब के बाद वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ घर की तरफ अपने रवाना हो जाती है। घर जाते वक्त वेरोनिका एक बहुत ही अजीब चीज देखती है कि उसके स्कूल में ही सिस्टर डेथ नाम से पॉपुलर एक लेडी, जो कि चर्च की फीमेल थी, वो उसकी तरफ घूर रही थी। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि वो एक अंधी औरत थी, तो वो आखिर वेरोनिका को इस तरीके से कैसे घूर सकती थी। खैर, वेरोनिका अपने घर आ जाती है और उसके बाद घर पे पहुंचते ही उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। वेरोनिका जब अपने भाई एंटोनीतो को नहला रही होती है, उसी वक्त उसे अपने रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वो जब अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसे जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, उसे एंटोनीतो के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो भाग के बाथरूम में जाती है तो देखती है कि एंटोनीतो को जिस बाथटब में नहा रहा था उसका पानी बिल्कुल खोल चुका था, जिस वजह से वो चिल्ला रहा था। उसके बाद जैसे तैसे उसका रोना चुप करवाने के बाद जब वो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो वो बोलता है कि दीदी आपने ही अभी अभी इस पानी को इतना गर्म कर दिया, आप चाहती क्या हो। ये सुन के वेरोनिका काफी चौंक जाती है, क्योंकि वो तो अभी अभी अपने रूम में गई थी। इस सब के बाद जब वो रात में सो रही होती है तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखती है कि सपने में उसके बिस्तर के चारों ओर शैतानी हाथ आ गए हैं, जो कि उसे बिस्तर के नीचे खींच रहे हैं और उसके पिता की आत्मा भी एक बिना चेहरे वाले शैतान के रूप में बदल चुकी है, जो कि उसकी तरफ मारने के लिए आ रही है। खैर, उस भयानक सपने से उठने के बाद वेरोनिका काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि उसकी वो सहेलियां जिसके साथ उसने ये फियोंसे की प्रक्रिया करी थी, वो उसको इग्नोर कर रही थी। इस सब से परेशान होकर वो वापस बेसमेंट में जाती है, जहाँ पे उसको सिस्टर डेथ मिलती हैं और वो बताती हैं कि वेरोनिका, तुमने सियोंसे की प्रक्रिया को बीच में छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसमें तुम्हारे पिता की नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान की आत्मा वहां से इस दुनिया में आ चुकी है और जो कि अभी भी तुम्हारे साथ है। अगर तुम इससे पीछे छुड़ाना चाहती हो तो तुम्हें इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा और शैतान की आत्मा को वापस भेजना होगा। वेरोनिका इस सब का जिक्र अपनी फ्रेंड से करती है तो उसकी फ्रेंड साफ इनकार कर देती हैं। उसके बाद वेरोनिका को जब कोई और चॉइस नहीं मिलती तो वो अपने भाई बहनों के साथ ही सियोंसे की प्रक्रिया को पूरा करना लग लेती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो उस प्रक्रिया को फिर से शुरू करती है, उसके घर में तुरंत लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और चारों तरफ से शैतानी आत्माएं के हाथ इधर उधर से आने लगते हैं। उसके भाई बहन काफी डर जाते हैं और वेरोनिका ये सब देख के अपने खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि
जो उसके भाई एंटोनियो का पानी गर्म कर दी थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद वेरोनिका ही थी। उसके ऊपर एक शैतानी आत्मा हावी हो गई थी जिससे वो अपना होश खो के अपने ही घर वालों को टॉर्चर कर रही थी। अब उसे यहाँ पे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शायद उसके बचने की संभावना नहीं है। वो तुरंत ही पुलिस को फोन लगा देती है। और दोस्तों, इसके बाद की जो घटना थी वही सबसे बड़ा रहस्य बन के रह गई। इसके बाद बस इतना ही पता है कि जैसे ही पुलिस उसके घर पर पहुंची, वेरोनिका जमीन से ऊपर करीब 3 फीट ऊपर हवा में झूल रही थी और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो नीचे गिर गई और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी वेरोनिका की सच्ची कहानी। इसके बारे में अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ये दुनिया का इकलौता ऐसा केस है जो कि पुलिस फाइल में इस तरीके से रजिस्टर्ड है कि इस लड़की की मौत का कारण कोई शैतानी शक्ति थी। और उस पर जो मूवी बनी है वेरोनिका, वो दुनिया की सबसे डरावनी मूवी मानी जाती है जिसे 100 में से 1 इंसान ही पूरा देख पाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आप में हिम्मत है तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं आज की अगली डरावनी घटना की ओर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली डरावनी घटना की ओर, जो कि हमें अंकिता ने बताई है। वो बताती है कि मेरा नाम अंकिता है, मैं असम में रहती हूँ। ये हादसा मेरी दोस्त के साथ हुआ था, उसका नाम मैं नहीं बता सकती। हम दोनों लगभग पिछले 14 सालों से दोस्त हैं। ये घटना तब की है जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे। हमारे यहाँ टाउन के बीचों बीच एक पुराना मूवी हॉल है जो अब खंडर सा बन चुका है। वो हॉल तकरीबन हमारे पैदा होने से पहले से ही हॉन्टेड है। लोग कहते हैं कि वहां पे एक बार आग लग जाने की वजह से मूवी देखते हुए ही करीब 20 लोग जल के मर गए थे। तो क्या हुआ कि एक बार मेरी दोस्त शाम के वक्त वहां से स्कूटी चला के आ रही थी और उसी हॉल वाली गली से आ रही थी, तो अचानक उसकी स्कूटी बंद हो गई और ऊपर से उसके बाल भी खुले हुए थे। तो वो स्कूटी चालू करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ये महसूस होने लगा कि उसके आसपास कोई है, लेकिन उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। अब उसे ये बात का पहले से ही पता था कि वो मूवी हॉल हॉन्टेड है और यहाँ पे पहले से ही कई सारी आत्माएं भटकती रहती हैं। पर अचानक से ही उसकी स्कूटी, जो कि तब से बंद थी, वो खुद ही स्टार्ट हो गई। इस बात पे मैं जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। वो तुरंत ही अपनी स्कूटी पे बैठी और घर की तरफ आ गई। उसका घर और मेरा घर अगल बगल में ही है क्योंकि हम दोनों पड़ोसी हैं। उसके बाद वो हमारे घर पे आ गई, कुछ बातें की और फिर से चली गई। उस वक्त तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही दिख रही थी, लेकिन अगले दिन जब सुबह जब वो उठी तो उसने बोला कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगी। उसने नाश्ता भी नहीं किया, फिर वो पढ़ाई करने बैठ गई। उस वक्त उसके पापा घर पे ही थे। उन्होंने देखा कि वो अपनी कॉपी पे अपने दोस्तों के लिए गंदी गंदी गालियां लिख रही थी, बल्कि उसे पढ़ाई करना चाहिए था। पर वो आमतौर पर कोई ऐसी लड़की थी नहीं जो कि ऐसी हरकतें कर सकती हो। फिर उसके पापा ने उसे जोर से डांटा कि तू ये कर क्या रही है। तो वो अपने पापा को उनके नाम से बुला के उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगी। फिर उन्हें समझ में देर नहीं लगी कि इसके ऊपर कोई बुरा साया आ गया है और वो मुस्लिम लोग हैं क्योंकि इसीलिए इन सब पे विश्वास भी करते थे। फिर उन्होंने एक मौलवी बाबा को बुला लिया। वो बाबा को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी और वहां पे बेहोश होने का नाटक करने लगी। पर वो बाबा बहुत ही पहुंचे हुए थे। उन बाबा ने अपनी छड़ी उठाई और उसे 3-4 छड़ी मारी। मैं मानती हूँ ये थोड़ा आपको गलत लग सकता है, लेकिन वक्त के हालात को देख के वो उस वक्त जरूरी था। वो गुस्सा हो गई और अजीब अजीब भाषा में कुछ बोलने लगी और उसके बाद उसने बोला कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। बाबा बोले, तू कौन है, चली जा वरना बहुत मारूंगा। फिर बहुत पूछ पाछ कर उसने बताया कि उसका नाम शबनम है और उस खंडर से आई है वो। उस आत्मा ने बोला कि इसके खुले बालों को देखकर मैं इसके अंदर आ गई और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन बाबा ने तुरंत ही बोला कि तुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तुझे हम मार देंगे। फिर बाबा ने उसके ऊपर मस्जिद का पाक पानी फेंका तो वो रोते रोते बोलने लगी कि उसे भूख लगी है, उसे गाय का गोश्त खाना है। तो बाबा ने बोला नहीं मिलेगा, पर उसने बोला वो गोश्त खाते ही उसके शरीर को छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। तो उसे एक कवाई गोश्त बना के देना पड़ा। हम सब चौंक गए कि जो लड़की कभी चिकन का एक पीस भी नहीं खा पाती थी, वो आज
गाय का गोश्त खा रही थी बड़े चाव से। बाबा ने बोला कि अब चली जाए इसके शरीर से। तब सुबह से शाम हो गई थी। उसने बोला कि मुझे उत्तर की तरफ ले चलो, मैं चली जाऊंगी। हमने वैसा ही किया और वो देखते ही देखते एक हवा के झोंके की तरह सफेद सी रोशनी बनके उसकी बॉडी से निकली और गायब हो गई और मेरे दोस्त तुरंत ही गिर के बेहोश हो गई। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि अब से जब भी उनके घर में गाय का गोश्त बनेगा तो वो साया फिर से आ जाएगी गोश्त खाने के लिए। और वही हुआ। आज भी वो साया मेरे दोस्त के पीछे है, पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि बाबा ने उसे एक ताबीज पहनने को दिया, उसकी वजह से वो सेफ है। लेकिन ताबीज उतारते ही वो साया आ जाता है। ये घटना आजकल भी होती रहती है। इससे सुन के आपको काफी अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब और टाइम वेस्ट किए बिना ही आज की अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें हमारे सब्सक्राइबर खुशी आहूजा ने हमें बताई है। तो चलिए अब मैं कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं 14 साल की थी तो मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मेरी मॉम ने मुझे बनारस में मौसी के यहाँ पे भेज दिया था क्योंकि मुझे वहाँ पे एंजॉय करना और टाइम स्पेंड करना काफी पसंद था। मेरी मौसी की 2 लड़कियां भी थी, तो सोचा मजा आएगा और बनारस भी अच्छे से घूम लूंगी। वहाँ पहुंचकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरी फीस के साथ भी मेरी काफी अच्छी तरीके से बनती थी। कुछ दिन बाद वहाँ पे रहने के मेरी सिस्टर ने मुझसे बोला कि चलो शाम के टाइम कहीं नाश्ता करके आते हैं बाहर। मैं भी खुश हो गई और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होके आ गई तो मेरी बहन ने मुझसे बोला कि शाम के टाइम में बाल खुल के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो तुम अपने बालों को बांध लो। मैंने बोला चलो देर हो रही है, ये सब चलता है, कुछ भी नहीं होगा। हम सिटी के मार्केट में गए और काफी देर घूमे। उसके बाद हमने नाश्ता भी किया और घर पे वापस लौट आए। करीबन 1 घंटे के बाद मेरा सर मुझे भारी भारी सा महसूस होने लगा और मुझे उल्टियां शुरू हो गई। बहुत उल्टियां होने पर मौसी ने डॉक्टर को बुला लिया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और चले गए। लेकिन मेरी हालात तो और भी ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। पूरा घर रात भर जगता रहा, कभी मुझे नींद नहीं आ पाई थी। मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मेरा बर्ताव काफी बदल चुका था, जो कि मेरी बहन ने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने मॉर्निंग में मैं सबको घूरे जा रही थी और सभी से अजीब सी आवाज में यही बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। मैं एक साथ करीब 6 लोगों का खाना खा जाती और किसी से बात भी नहीं कर रही थी। घर पे मैं बस पूरे दिन एक ही कोने में बैठी रहती। मौसी ने काफी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तब उनके यहाँ जो पड़ोसी थे उन्होंने बोला कि इसके ऊपर ऊपरी हवा लग गई है। मौसी ने तब बाबा पंडितों को दिखाना शुरू कर दिया। वहाँ के बहुत मंदिरों में ले गए, लेकिन मेरी हालात जस की तस ही रहे। तब जाकर मौसी ने मेरी मोम को कॉल किया और सब कुछ बता दिया कि खुशी की हालत अब ऐसी हो गई है। दूसरे ही दिन मौसा जी मुझे अपने घर पंजाब लुधियाना में लेके आ गए मुझे छोड़ने के लिए, और मोम को सारी बातें बता दी कि क्या क्या हुआ था। मोम ने भी काफी मंदिरों में बाबा पंडितों को दिखाया, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और कोई भी पंडित कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थक हार के मेरी मम्मी ने उम्मीद भी छोड़ दी थी और मैं हर टाइम मोम को बोलती कि मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। कुछ दिन के बाद मेरे घर पापा के फ्रेंड आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और बोला कि एक गांव है, कल मॉर्निंग में इसको लेकर आ जाना वहां पे। अब मेरी मोम ने सोचा कि इतने सारे पंडितों को दिखा ही दिया है तो एक और क्यों नहीं। मोम मुझे मॉर्निंग में जल्दी से तैयार करके वहां पे ले गई। हम वहां पहुंचे, वहां पापा के फ्रेंड रोड पे ही खड़े थे और बोले कि एक चाचा है, वहां जाना है। हम तकरीबन 8 लोग थे। जैसे ही उस चाचा के घर नजदीक आ रहा था, मैं सबसे हाथ छुड़ाकर भागने लगी। सबने मुझे जोर से पकड़ा और गाड़ी में बिठा लिया ताकि मैं भाग न जाऊं। वहां जाकर चाचा के घर जब पहुंचे तो मोम को लगा कि चाचा की एज करीब 85 साल के ऊपर की हुई होगी। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। तो एक बार को उनके ख्याल में आया कि ये मुझे क्या ठीक करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम सब लोग उससे दूर हो जाएं, मुझसे दूर हो जाएं, और मेरे पास धीरे धीरे आए और एक अगरबत्ती जला दी
और बोला कि क्यों इसके शरीर में आई हो, चली जा, क्यों परेशान कर रही हो इस बच्ची को। मैं एक अजीब सी ही आवाज में बोल पड़ी, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसे अपने पास लेकर जाऊंगी। चाचा बोले, तू कहां से आई है? मैं बोली, बनारस से। चाचा ने मुझे बोला कि नहीं जाओगी तो बुरा होगा। ऐसा बोलते ही मेरे ऊपर पानी छिड़का, जो कि गंगा जल था, और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोला, जाती हूँ जाती हूँ। ऐसा बोलते ही मैं बेहोश हो गई। तकरीबन 2 मिनट बाद मुझे जब होश आया तो फिर से मेरे उल्टियां चालू हो गई। चाचा ने मेरी मोम को बोला कि इसे उल्टियां करने दो और उसके अंदर जो जो बुरा होगा सब कुछ निकल जाएगा। फिर उन्होंने काला धागा दिया और मुझे पहना दिया और मोम को बोला, इसे संभाल के घर ले जाना। मोम को पूरी रात जागना पड़ा उस रात, ताकि वो मेरी देखभाल कर सके और मुझे रात में और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये रात निकल गई तो समझो अब वो आत्मा कभी नहीं आएगी। मोम मुझे संभाल के घर ले आई और पूरे रास्ते में उल्टियां ही करती रही थी। मैं घर आके मैं सो गई और मोम और सब पड़ोसी मेरे आसपास जागते रहे। उस दिन के बाद से मैं अब तक ठीक हूँ, और लेकिन कभी कभी मुझे अनजान से साये का अपने आसपास होना महसूस जरूर हो जाता है। अब जो अगली घटना मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी गली के पास ही एक लड़की के साथ घटी थी। ये घटना मैं आपको शुरू से वैसे ही बताती हूँ जैसे कि मुझे धीरे धीरे ये स्टोरी पता चलनी स्टार्ट हुई। ये बात उस वक्त की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। मेरा स्कूल घर से काफी दूर था, तो मैं पैदल ही अपने स्कूल में आया जाया करती थी। पूरे रास्ते मैं आराम से चली जाती थी, लेकिन हमारे स्कूल के रास्ते में एक बगीचा है जो कि काफी मशहूर है। वो बगीचा काफी ज्यादा सुंदर है। मेरे पापा फौज में थे, तो हमारी देखभाल चाचा ही किया करते थे। दरअसल हुआ यूं कि एक बार बगीचे में मैं चली गई और उसके बाद मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे घर आने में काफी देर हो गई। जब मैं काफी देर तक घर नहीं आई और जब बाद में घर आई तो चाचा ने मुझे डांटते हुए बोला कि कहाँ थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं बगीचे में झूला झूल रही थी। तो चाचा गुस्सा हो गए और मुझे 2 थप्पड़ मारे और मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और माँ को बोला कि इसे वहीं रहने दो। मैं बाथरूम में बहुत रोई, माँ खोलो दरवाजा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। रो रो कर तकरीबन 2 घंटे के बाद बाथरूम में ही मैं सो गई। जब शाम हुई तो चाचा वहां पे आए और रात तक उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे खींचकर घर में ले आए और डांटते हुए बोले कि आज के बाद स्कूल से घर और कभी भी बीच में बगीचे में मत जाना, वरना तुझे जान से मार दूंगा। ये बोल के चाचा अपने घर चले गए। मैं माँ को रो रो कर बोली कि माँ अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी, सॉरी। तब माँ ने मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाया और वे एक बात बोली कि सुन बेटा, चाचा तुझे बिना फालतू के नहीं डांट रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। मैंने पूछा कि माँ ऐसी क्या बात है? तो माँ ने बताना शुरू कर दिया कि अपनी गली के चौराहे पे जो बंद घर है, ये उससे जुड़ी हुई बात है। वो घर आज से करीबन 8 साल पहले काफी अच्छा था। वहां पे एक बड़ा परिवार रहता था। वहां एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था सोमू। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो लड़की भी उसी बगीचे में सुबह और शाम को जाया करती थी। वहां पे वो काफी समय अपना बिता देती थी। कभी कभी अपने बालों पर उससे फूल तोड़कर जरूर लगाती थी। शुरू में तो ये किसी को अजीब नहीं लगा, लेकिन उसके बाद वो ऐसा ही रोज करने लगी। एक बार उसे अचानक से किसी लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के को कोई भी नहीं जानता था। वो लड़का बगीचे में आया करता था। दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर ली। बाद में जब उसके घर वालों को ये तो पता चला तो उनको अंत में जाके ये शादी स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि बच्चों ने ये कर लिया था। और वो लड़का भी उसके ही घर में न जाने क्यों घर जमाई बन के रहने लगा। काफी समय तक सभी लोग खुश रहे। उनके 2 बच्चे भी हुए जो कि काफी छोटे छोटे थे। वो लड़का यानी कि उनका जमाई रात में कब घर से बाहर चला जाता और सुबह सुबह 4 बजे तक वापस आ जाता। लेकिन ये बात काफी समय तक सब लोगों से छुपी रही। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए जाया करते थे, तो एक दिन एक सुबह सुबह आदमी ने उसे देख लिया कि वो इतनी सुबह सुबह तकरीबन 4 बजे कहाँ से आ रहा है। वो यही बात करीबन कई दिनों तक देखता रहा और एक बार
रात के टाइम उस आदमी ने उसका पीछा किया तो उसने एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज देखी। उसने देखा कि वो एक कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है और कब्र के सामने जाके बैठ जाता है। उस आदमी ने ये बात फौरन अगले दिन ही सोमू के घर वालों को बता दी कि आप लोग कुछ ध्यान ही नहीं देते कि आपका जमाई कहाँ जाता है और क्या करता है। सोमू के घर वाले काफी ज्यादा डर गए और सोचा कि किसी की बातों पे ऐसे हमें नहीं आना चाहिए, आखिर वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, हम खुद ही इस बात में जांच पड़ताल कर लेंगे। जब रात हुई तो सोमू के पापा सोने की नाटक करने लगे। जमाई ने देखा कि सब लोग सो गए हैं तो वो घर से निकल गया और पापा भी मौका देख के उसके पीछे पीछे जाने लगे कि आखिर वो इतनी देर रात में क्या कर रहा है। उसका पीछा किया तो देखा कि उनका जमाई पास ही के कब्रिस्तान में जा रहा था और अंदर जाके एक कब्र के ऊपर बैठ गया। सोनू के पापा ने यह सब देखा और सोचा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, इस बारे में सवेरे होते ही सबके सामने इससे बातचीत करेंगे। जब सोमू का पति लगभग सवेरे के 4 बजे घर आया तो उसने घर पे एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। उसने देखा कि पूरा परिवार जागा हुआ था और उसे ही घूर रहा था। उसने बोला कि क्या हो गया पापा जी। सोनू के पापा बोले कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और रोज रोज रात को ये कब्रिस्तान में क्या करने के लिए जाते हो, हमको सब कुछ सच सच बता दो। तब वो बोला कुछ नहीं और अपना मुंह नीचे करके जमीन की तरफ देखने लगा। पापा फिर से बोले अरे सच सच बता, नहीं तो सारे गांव वाले और दरगाह से फकीर को बुलाता हूँ अभी। वो बोला नहीं नहीं, किसी को भी मत बुलाओ, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। और उसके बाद जो उसने सच बताया उसे सुनते ही सभी लोगों को एक जोरदार झटका लगा। उसने बताया कि मैं एक इंसान हूं ही नहीं, मैं एक जिन्न हूँ जो कि अपना रूप बदल सकता हूँ और कुछ ही जगह पे आया जा सकता हूँ। तुम्हारी बेटी सोमू अक्सर उसी बगीचे में आया करती थी जहाँ पे मैं रहता था। आपकी बेटी वहीं पे आती और डेली खेलती हुई मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई और मुझे आपकी बेटी काफी नेक दिल वाली लगी। मैंने जो भी किया वो किसी बुरी नीयत से नहीं किया, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। और फिर उसने बोला मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मेहरबानी करके मुझे आप लोग इसके साथ रहने दो। सोमू बहुत रोने लगी कि पापा प्लीज, इसके बिना मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसके पापा और उसके फैमिली वाले नहीं माने और बोले ये मुमकिन नहीं है, जिन्नातों और इंसानों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। उन्होंने वो जिन्न को हाथ जोड़कर बोला कि अगर तुम वाकई में नेक दिल वाले हो तो सोमू का पीछा छोड़ दो। जिन्न भी रोने लगा और बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि सोमू के जो 2 बच्चे हैं वो दोनों भी मैं अपने साथ लेके चला जाऊंगा। वो उसी वक्त वहां से गायब हो गया। सोमू भी फूट फूट कर रोने लगी। उसी रात में जब सब लोग सो रहे थे तो सोमू के 2 बच्चे हवा में उड़ने लगे और कहीं पे गायब हो गए। आज तक भी ये नहीं पता चला कि उसके बच्चे कहाँ गए और वो जिन सोनू और उसका परिवार सब देखता ही रह गया। सोनू उस दिन के बाद पागल हो गई और आज भी वो पागल खाने में ही रहती है। वो फैमिली भी अब उस घर को छोड़ के काफी दूर जा चुकी है, लेकिन आज भी वो जिन उस बगीचे में रहता है और काफी लोगों ने उसे को देखा भी है और अजीब अजीब हरकतें वहां पे आज भी होते हैं, जैसे अपने आप झूला हिलने लगना, पेड़ों का जोर जोर से हिलना और पत्तियां छोड़ देना, एकदम से अजीब सी खुशबू आना। और यही वो कारण है जिसकी वजह से तेरे चाचा जी ने आज तुझे इतनी डांट लगाई और फटकार लगाई। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस तरफ नहीं गई क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि वहां पे जाना खतरनाक हो सकता है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फरदीन है और मेरी एज 18 साल है। मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहता हूँ और मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना घटी है जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे थे जिन्हें मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरा पूरा जिस्म खौफ से भर जाता है। वो पल मेरी जिंदगी का बहुत ही डरावना पल था। तो चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी एकदम शुरू से बताता हूँ। एक बार शाम की बात है, मैं अपने घर पे
अपने मोबाइल में अपने को एक दोस्त से चैटिंग कर रहा था। उस वक्त मेरे अलावा घर पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं टीवी देखने लगा। मैंने टीवी खोला ही था कि उस समय मेरे दोस्त भी आ गए और मुझसे कहने लगे कि आजा चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। मैंने सोचा कि घर पे बैठा रहने से तो अच्छा है कि बाहर खेलने ही चला जाऊं, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, और मैं भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। जिस समय मैं अपने घर से निकला था वो टाइम शायद शाम के 4 बजे हुए थे। हमारा 1 घंटे का खेल था। खेल खत्म होने के बाद हम अपने अपने घर की तरफ घूमते घूमते आने लगे और घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम के 7:30 बज गए थे और अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था क्योंकि वो मौसम सर्दियों का था। उस दिन हम सब लोग घर की ओर जा ही रहे थे। पहले मेरे दोस्तों का घर आता था रास्ते में, तो मैं अपने दोस्तों को विदा लेके आगे चल पड़ा। अब मैं अकेला ही जा रहा था और मुझे हल्का हल्का सा डर भी लग रहा था। अब कोई भी इंसान रात के टाइम अंधेरे मौसम में सुनसान रास्ते पे अकेले अकेले जाएगा तो उसे डर लगना तो लाजमी है। आगे जाने के बाद मेरे सामने 2 रास्ते आ चुके थे। एक रास्ता तो रोड की तरफ से जाता था और दूसरा रास्ता एक कब्रिस्तान की तरफ से जाता था। तो मैंने सोचा कि अगर रोड से जाऊंगा तो करीब आधा घंटा और बर्बाद हो जाएगा और 8 बज जाएंगे और मुझे अपने पापा के घर आने से पहले ही घर पहुंचना था। तो मैंने सोचा कि अगर कब्रिस्तान से जाता हूं तो मैं 10 मिनट के अंदर ही अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि रोड से नहीं कब्रिस्तान से ही जाता हूं। वैसे मुझे डर बहुत ही लग रहा था, लेकिन क्या करता, अगर उस वक्त उस डर से डर जाता तो घर जाके पापा की मार पड़ती। इसीलिए मैं जल्दी से घर जाना चाहता था। और वैसे भी मेरा एक मन कह रहा था कि भूत वूत जैसी कुछ भी शक्ति नहीं होती है। ये जब मैंने अपने दिमाग से कहा तो मेरा थोड़ा डर निकल भी गया और मैं बिना चिंता किए कब्रिस्तान की ओर से जाने लगा। मैं कब्रिस्तान में आधे रास्ते में पहुंचा ही था कि मुझे अचानक से एक अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। हाँ, वो शायद किसी लड़की की आवाज थी जो कि हंस रही थी। अब तक मेरी हालत बहुत ही पतली हो चुकी थी, क्योंकि आप सोच ही सकते हो कि अगर ऐसे माहौल में कुछ इस तरीके का घट जाए तो क्या हाल होता है। ना चाहते हुए भी मैं ये देखने के लिए रुक गया कि कौन लड़की है जो मुझे हंस हंस के डरा रही है। मैंने देखा कि मेरे दूर दूर तक पीछे कोई भी नहीं है और ना ही आगे की तरफ। मैंने सोचा कि शायद मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूं तो ये शायद उसी सब का वहम का नतीजा होगा। यही सोच के मैं एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा और अचानक से एक बार फिर से लड़की की हंसने की आवाज मेरे कान में गूंजी। मैंने फौरन इस बार पलट के देखा तो इस बार जो मैंने देखा वो देख के मेरी मानो जान ही निकल गई। कुछ ही दूरी पे एक लड़की खड़ी थी और वो मुझे देखे जा रही थी। उसको देख के मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि अगर कोई मेरे को काट भी देता उस वक्त तो मेरे बदन में से खून नहीं निकलता। मैं पलट के भागना चाहा तो वो लड़की पता नहीं कैसे, जो कि अभी कुछ दूरी पे थी, वो जस्ट मेरे पीछे से आके मेरा हाथ पकड़ ली। मेरी हालत और भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल सफेद सा था और उसकी आंखें एकदम लाल लाल अंगारों की तरह धधक रही थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसके चेहरे पर कटे फटे के निशान भी थे, मानो जैसे किसी ने ब्लेड से उसके चेहरे पे वार किया हो। वो लड़की मेरा हाथ पकड़ के मुझे घूरे ही जा रही थी। वो इतनी डरावनी थी कि मैं कुछ ही देर में कब्रिस्तान में ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मेरी अम्मी मेरे पास ही बैठी थी। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी मैं यहाँ कैसे आया, तो उस समय मेरे पापा नहा कर निकले। मेरे पापा ने बताया कि मैं ही तुझे कब्रिस्तान से लेकर आया हूँ, तू वहां पे बेहोश पड़ा हुआ था, क्या करने गया था वहां पे, मैं अपने कंधे पे उठाकर तुझे यहाँ पे लाया हूँ। अब मेरे पास
उनके सवाल का कुछ जवाब नहीं था। मैं क्या कहता उनसे कि अभी अभी मैं एक चुड़ैल को देखा और उसे देख के बेहोश हो गया। अगर मैं पापा से ये बात कहता तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करते। तो मेरे पापा ने कहा कि छोड़ो इस बात को, अब जल्दी से खाना खा के सो जाते हैं। हमने रात को खाना खाया और हम सब सो गए। फिर उसके बाद मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार हुआ पड़ा था। मेरी हालत देख के मेरी अम्मी ने कहा कि चल तुझे डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मैं अम्मी के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरा इलाज भी किया और कुछ दवाइयाँ दी। दवाई लेकर हम अपने घर की तरफ निकल गए। घर पे जाने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया क्योंकि मेरी हालत बहुत ही खराब थी। फिर अम्मी ने मुझे दवाई खिलाई तो उससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर उसके अगले दिन मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मेरे मुंह से खून की उल्टियां आने लगी थी। ये देखकर अम्मी इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो रोने लगी थी और मेरी हालत देख के उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा जो था। उसके बाद हमारे पड़ोस की एक आंटी एक बार मेरा हाल चाल पूछने के लिए घर पे आई। जब उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि आपके बेटे को क्या हुआ है, तो मेरी अम्मी ने कहा कि पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई है, इतना तेज को बुखार हुआ है, दवाई भी दे रहे हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। फिर आंटी ने मेरी हालत को देख के अम्मी से बोला कि आपके बेटे को जरूर कोई ऊपरी चक्कर है, तभी इतना कमजोर और ऐसा हो चुका है। क्योंकि हमारी जो पड़ोसन वाली आंटी हैं वो ऐसी चीजों पे विश्वास रखती हैं और सब चीज की जानकारी भी रखती हैं। तो आंटी ने कहा कि आप इसे किसी मौलाना के पास लेकर जाओ, वहीं इसका इलाज कर सकते हैं। हमने पूछा कि कहाँ ले जाएं, तो उन्होंने एक मौलाना का पता भी दिया और बोला कि ये मौलाना बहुत ही अच्छे हैं, आपकी जरूर से जरूर मदद करेंगे। उन्होंने सबकी मदद की है। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने बेटे को मौलाना जी के पास भी लेकर जाऊंगी। फिर अगले दिन मेरी अम्मी मुझे लेकर मौलाना के पास गई। हम मौलाना जी के पास गए। मौलाना ने कहा कि इस लड़के के सिर पर टोपी पहनाना। मेरी अम्मी ने मुझे टोपी पहना दी तो एकदम से मैं बहुत कस के मानो चीख पड़ा। वहां सारे लोग जितने भी उस वक्त दरगाह पे मौजूद थे वो सब इतना डर गए कि सब एक कोने में जाकर बैठ गए और चुप हो गए। फिर मौलाना ने मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ दुआएं पढ़नी शुरू कर दी और कुछ देर बाद मैं शांत हो गया। फिर मौलाना ने बताया कि आपके लड़के के ऊपर एक लड़की का साया है। मेरी अम्मी ने मौलाना से कहा कि कैसा साया, आपका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि आप ज्यादा फिक्र मत करो, मैं इस लड़की को पूछ के आपसे कुछ बताता हूँ कि ये कौन है। फिर मौलाना ने मेरे सिर पर कस कर हाथ रखा और उनके हाथ रखते ही मेरी आंखें एकदम से लाल हो गई, जैसे उस लड़की की थी जो मैंने कब्रिस्तान में देखी थी। मौलाना ने पूछा कि कौन है और उस लड़के के शरीर में क्या कर रही है। उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मौलाना के 2 बार पूछने पर भी उस लड़की ने फिर से कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मौलाना ने अपने डंडे से मेरे ऊपर वार कर दिया। फिर वो लड़की बहुत ही कस के चीखी। मौलाना ने फिर से चिल्लाते हुए पूछा, कौन है बता, और उस लड़के के शरीर में क्या कर रही है। फिर वो लड़की की बोली कि मुझे ये लड़का पसंद आ गया है, इसलिए मैं इसके शरीर पर हूँ और अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। और वो ये भी बोली कि तुझे जो करना है कर ले, मैं इसे अपने साथ लेकर जाके ही रहूंगी, अब मेरे साथ ही जाएगा ये लड़का। फिर मौलाना बोले उस लड़की आत्मा से कि मैं तुझे इस लड़की को नहीं ले जाने दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। फिर वो लड़की बोली, तू कुछ नहीं कर सकता मौलाना। फिर मौलाना ने न जाने क्या किया कि अचानक से एकाएक वो लड़की की आत्मा बहुत ही डर गई और बोलने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं मुझे जाने दो। फिर वो बोले कि इस लड़के के शरीर में से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं इस लड़के के शरीर में से निकल जाती हूँ। तो मौलाना बोले कि हमें कैसे पता चलेगा कि तू इस लड़के के शरीर में से निकल चुकी है। फिर वो बोली कि इस लड़के के मुंह से मेरी आत्मा निकलेगी, तब देख लेना। फिर तुरंत कुछ देर बाद ही मेरे मुंह से कुछ
काला सा धुआं निकलने लगा। इस पूरे वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मैं सब कुछ देख तो रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर को कोई और ही नियंत्रित कर रहा था। इस सब के बाद मैं पहले जैसा ठीक हो गया। मेरी अम्मी ये देखकर बहुत ही खुश हो गई और रोने लगी। फिर मौलाना ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि तुम इस ताबीज को मरते दम तक नहीं उतारना। फिर उसके बाद मैं अपनी अम्मी के साथ अपने घर आ गया और अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि जो लड़की मैंने कब्रिस्तान में देखी थी, वो लड़की मुझे अब भी अपने घर के बाहर दिखाई देती थी। वो अक्सर मुझे अब भी दिखाई देती है, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि मेरे पास शायद वो मौलाना जी का दिया हुआ ताबीज है। वो लड़की एक समय के बाद से दिखना मुझे बंद हो गई और अब तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उस लड़की को दोबारा मैं फिर से कभी ना देख पाऊं। बस यही थी मेरी आप बीती, जिसने कुछ समय के लिए मेरी जिंदगी एकदम बदल के रख दी थी। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। ये भी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिन्होंने अपना नाम प्राइवेट रखने के लिए कहा है। तो चलिए अब सीधा कहानी पर आते हैं। ये जो मैं आपको घटना बताने जा रही हूँ, ये हमारे पड़ोस में ही हुई थी और ये सब मैंने अपनी ही आंखों से देखा है। पहले तो मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन फिर मुझे मेरी माँ ने ये पूरी बात बताई। ये बात आज से तकरीबन 10 साल पुरानी है। हमारी गली में कुछ दूरी पर एक घर में एक आदमी रहता था। वो शेयर मार्केटिंग का काम करता था। ज्यादा किसी से मोहल्ले में उसकी बातचीत नहीं होती थी और वह अपने घर में अकेला ही रहता था। लेकिन हाँ, शाम के समय वो नुक्कड़ पे दोस्तों से मिलकर चाय जरूर पीता था। उसका नाम अर्जुन था और उसकी एज शायद से 25-26 साल की होगी। अर्जुन वैसे तो अपनी जॉब से खुश था, लेकिन कभी कभी जब वो बहुत परेशान होता तो अपने दोस्तों से अक्सर कहता कि यार, ये नौकरी से मुझे उतना पैसा नहीं दे पा रही जितना मुझे चाहिए। काफी टाइम के बाद उसे जॉब से बहुत प्रेशर भी आने लगा। आखिरकार उसने तंग आकर अपनी नौकरी छोड़ दी और घर बैठ के रहने लगा। ऐसे ही लगभग 5 महीने और बीत गए। पैसा ना होने के कारण वो कर्जा लेना शुरू कर दिया था। उसके ऊपर अब कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। उसे लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने का भी अच्छा खासा शौक था, तो वो एक बार लाइब्रेरी गया और उसके हाथ में एक ऐसी किताब आ गई जो उसे ना ही पढ़नी चाहिए थी और ना ही घर लेके आनी चाहिए थी। वो किताब थी जादू टोने की। अर्जुन ने पहले तो सोचा कि नहीं, मुझे ऐसे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए जो बाद में मुझे नुकसान पहुंचाए, लेकिन बाद में उसे अपनी हालत देख के खुद पे ही तरस आ गया और बोला कि सही रास्ते पे चल के मुझे आज तक क्या मिल गया। जितनी लाइफ है, क्यों ना मैं इसे अब ऐश और खूब सारा पैसा कमा कर बिताऊं। और उसने वो किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मुश्किल ये था कि उस किताब को पढ़ना और समझना जरा मुश्किल था। उस बुक्स में काफी सारे जादू और काली शक्तियों को अपने वश में करने का तरीका लिखा था। उसने 7 दिनों के अंदर ही वो बुक पूरी पढ़ ली थी और 8वें दिन वो पूरी दिन रात जागता रहा और कौन कौन सा जादू से करना चाहिए ये सोचना लगा। बुक में एक शक्ति को छोड़कर बाकी सब करना मुश्किल था और उनमें देर भी लगती थी। जो शक्ति करने से वाला था वो थी कर्ण पिशाचनी, जो कि बहुत ही बुरी होती है। उसे करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कर्ण पिशाचनी को हासिल करना कठिन कार्य नहीं है। अर्जुन ने अब अपने मन को पक्का कर लिया कि उसे यही करना है। अब कुछ ही दिनों में अमावस्या आने वाली थी। ये विद्या अमावस्या शुरू होकर के 9 दिन तक लगने वाली थी अगले। अब आप लोगों को एक बात बता देते हैं, चाहे भूत हो, पिशाचनी हो, चुड़ैल हो, जिन्न या फिर ब्रह्म राक्षस, इन सभी बुरी शक्तियों में से कर्ण पिशाचनी सबसे खतरनाक और बुरी होती है,
क्योंकि ये अपने मन का ही करती है। और हाँ, इसकी एक खासियत होती है, जब ये साधना के दौरान हमारे सामने आती है तो पूछती है कि किस रूप में मुझे देखना पसंद करोगे, माँ, बहन, दोस्त या प्रेमिका। उस वक्त साधक को बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना होता है, क्योंकि आप जिस भी रूप में उसे देखना चाहोगे वो उसी वक्त उसको मार डालेगी। जैसे आपने बोला कि मैं आपको माँ के रूप में देखना चाहूंगा, तो वो आपकी माँ को मार के उनको जगह ले लेगी। और कर्ण पिशाचरी एक ऐसी है जो आपको दूसरे के बारे में भूत वर्तमान बता सकती है और कभी कभी भविष्य भी बताती है, लेकिन भविष्य का उसे ज्यादा ज्ञान नहीं होता और वो साधक के कान में सब बातें बताती हैं। तभी लोगों को लगता है कि ये तो बाबा जी सच बताते हैं और लोग भरोसा करके इन बाबा लोगों को खूब धनवान बना देते हैं। अब मैं वापस अर्जुन की कहानी पर आती हूँ। एक बात और, हर शक्ति का रूप रंग अलग अलग होता है ताकि इंसान उसे पहचान सके। वैसे ही कर्ण पिशाचिनी का रंग काली अंधियारी रात होती है वैसा होता है। वो शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं पहनती है। उसके काले काले लंबे लंबे बाल होते हैं। काले होने के बावजूद भी वो बेहद खूबसूरत होती है और बहुत लंबी होती है। बहुत ही धीमे धीमे मनमोहक तरीके से बात करती है वो। जहाँ गंदी बदबू कचरा पड़ा होता है वो जगह उसे बेहद पसंद आती है। अब आते हैं अर्जुन की कहानी पे। अर्जुन ने अमावस्या रात आने से पहले ही वो किताब अच्छी तरीके से पढ़ ली थी और अमावस्या की रात आई तो उसने सब पूजा का सामान रख दिया और रात 12 बजे अपनी साधना शुरू कर दी। उसने 12 बजे से सुबह 4 बजे तक साधना में बैठा रहा और मंत्र जाप करता गया। एक दिन तो निकल गया। अब साधना में यूं था कि 9 दिन तक साधक को नहाना नहीं था, किसी से बात नहीं करनी थी और पूरा दिन उस कर्ण पिशाचिनी के बारे में ध्यान रखना था। अर्जुन ने बाहर आना जाना बंद कर दिया और दरवाजा बंद ही रखता। 3 दिन गुजर गए, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई शक्ति उसके पास है। अब उसे भ्रम होने लगा था, शायद ये सब वो जितनी कहानियां होंगी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो कहीं बेवजह तो नहीं, मैं पागल तो नहीं हूँ। फिर कुछ घंटे बाद उसे लगा नहीं नहीं, मुझे विश्वास रखना होगा तभी कुछ हो पाएगा। अब होता ये कि अर्जुन कमरे में ही खाना बनाता और वहीं मलमूत्र करता और रात भर साधना करता और मॉर्निंग में नहाए बिना ही सो जाता। ऐसे ही 7 दिन गुजर गए। जब 7वां दिन आया वो रात को साधना करते हुए बैठा और 2 घंटे बाद उसे लगा कि जैसे ठंडी हवा लग रही हो। उसके कानों में ऐसी आवाज आ रही थी जैसे मानो कोई शेर दहाड़ रहा हो। उसे अब डर लगने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। ये सब सुबह तक चलता रहा। सुबह आंखें जब उसने खोली तो देखा उसके घर में चारों तरफ बर्तन बिखरे हुए हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त था। काफी चीजें तो टूटी पड़ी हुई हैं। वो सब ठीक करके नाश्ता करके सो गया। 8वां दिन हुआ। उसने सोचा बस 2 दिन ही हैं, ये निकल जाए और हिम्मत करनी पड़ेगी। उसी रात हुआ भी ऐसा ही। वो साधना में बैठा और कुछ देर बाद उसे आवाज आई, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर से आवाज आई, अर्जुन मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ, मैं तेरी साधना से खुश हूँ, बोल किस रूप में मुझे देखना चाहोगे। अर्जुन ने मन में सोचा मैं एक वक्त पे शादी तो करूंगा लेकिन कभी प्रेमिका नहीं बनाऊंगा। तो उसने बोला तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ। उसने बोला ठीक है, तुम आंखें खोलो। अर्जुन ने हिम्मत करके आंखें खोली तो देखा कि एक औरत जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी उसके सामने ही थी और बहुत ही काली। आंखें उसकी बेहद बड़ी बड़ी थी। वो आते ही अर्जुन की गोद में बैठ गई और उसके पास आके बोली, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अर्जुन बेहद खुश हो गया, लेकिन उसको
9 दिन की पूजा करनी थी, तो पूजा उसने आसानी से कर भी दी और बहुत ही खुश हो गया। कर्ण पिशाचिनी ने उसको साफ साफ कह दिया था कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं उसी वक्त तुझे छोड़कर चली जाऊंगी और तुझे जितना पैसा कमाया होगा वो भी लेकर चली जाऊंगी। अर्जुन उसे भरोसा दिलाता है। मानो अर्जुन की तो फिर निकल ही पड़ी। 10 दिन से वो गांव में बाहर निकला और उस दिन से ही उसकी किस्मत बदल गई। वो दोस्तों से शर्त लगाता कि तेरे बारे में ये सच है, ये झूठ है। अर्जुन को बोला सच निकलता तो लोग हैरान हो जाते। बात आग की तरह फैल गई और अर्जुन के पास अब लोग आने लगे और खूब पैसे दे जाते। होता ये कि अर्जुन को कोई इंसान सवाल पूछ रहा तो वो पिशाचिनी को देखता और पिशाचिनी उसे कान में सब कुछ बोल देती। अर्जुन ने तो काफी धन दौलत इज्जत कमा ली थी। अब हुआ यूं कि दौलत होने की वजह से अर्जुन में बहुत अभिमान आ गया था। एक बार गांव के एक सेठ उसके पास आया और बोला, मेरे भाई ने अपने खेत में काफी गहने जमीन में छुपाए हुए हैं। अगर तू बोले किस जगह पे छुपाए हैं तो मैं तुझे आधे गहने दे दूंगा। अर्जुन बोला, ठीक है, आप कल आना। सेठ के जाते ही पिशाचिनी ने बोला, ये सेठ ठग है, उसकी बातों में मत आना, बुरी तरह फंसोगे। लेकिन अर्जुन तो लालच में पूरी तरीके से जकड़ के पागल हो गया था। उसने इस वक्त पिशाचिनी को भी बोला, तुझे जितना बोला है ना उतना कर, कल मैं वो सेठ के पास खेत में जाऊंगा और तू बता देना खजाना कहाँ है। पिशाचिनी बोली, ठीक है। दूसरे दिन वो सेठ के साथ अर्जुन के घर गया और बोला, चलें खेत? अर्जुन बोला, हाँ हाँ चलो। सेठ के खेत पहुंचते ही अर्जुन ने सभी मजदूर को बोला, मेरे पीछे मत आओ, जब मैं पुकारूं तब तुम लोग आ जाना। और अर्जुन खेत में घूमने लगा और पिशाचिनी को बोलने लगा, बता कहाँ गड़ा है खजाना। पिशाचिनी बोली, मैं अभी बोल रही हूँ, इस चक्कर में मत पड़ो। अर्जुन बोला, नहीं, तू अपने वादे से नहीं मुकर सकती। आखिरकार पिशाचिनी ने खेत में एक जगह को बताकर अर्जुन को बोला, यही सेठ के भाई ने खजाना गाड़ा है। अर्जुन मजदूर लोगों को चिल्लाया, यहाँ आओ और खोदो। सेठ ने दूर से ही वो जगह देख ली और मजदूर लोगों को बोला, खजाना बाद में निकालेंगे, पहले इस अर्जुन को ठिकाने लगा दो और उसे मार के इसी जमीन में दफना दो। मजदूरों ने उसे मारा, लेकिन पास आते दूसरे लोगों को देख मजदूर भाग गए। सेठ भी भाग गया। गांव के लोग अधमरे पड़े अर्जुन को गांव ले गए। अर्जुन को पता चल गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। जाते जाते लोगों को भला करके जाता हूँ। और कर्ण पिशाचिनी की सब बातें गांव वालों को बताई और बोला कि कोई भी ये साधना ना करे। उसी वक्त अर्जुन की मौत हो गई। ये थी अर्जुन की पूरी कहानी, जो कि उसने मरते वक्त खुद ही सबको बताई थी कि चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफें आ जाए, लेकिन हमें ऐसे रास्ते को कभी नहीं चुनना चाहिए जिसका अंत बुरा हो। एक और बात, जो इंसान कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, उसे भगवान कभी नहीं स्वीकारते। वो हजारों सालों तक, लाखों सालों तक प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं और ये एक अटल सत्य है। अब बढ़ते हैं स्टोरीज की तरफ। ये कहानी हमें खुशी ने भेजी है, तो चलिए अब मैं कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाता हूँ। मेरा नाम खुशी आहूजा है। मैं गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे साथ 2016 में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी जो मैं अपनी लाइफ में शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। बात थी दिसंबर मंथ की। हम सब फ्रेंड्स ने एक पार्टी का प्लान बनाया था। हम सब फ्रेंड्स में एक लड़की ऐसी भी थी जो कि काफी अमीर घर की थी। उसने बोला कि शहर से दूर उसका एक फार्म हाउस है, क्यों ना सब लोग हम वहीं पे जाके पार्टी करें। सबने बोला ये तो बहुत ही अच्छा होगा। उस टाइम तक मैंने कभी भी फार्म हाउस नहीं देखा था, तो सोचा कि पार्टी बहुत ही अच्छी होगी। उसका फार्म हाउस रोड से काफी अंदर की तरफ था और थोड़ा जंगल जैसे एरिया के बीच में था। पार्टी रात के 8 बजे की थी। मैंने अपने घर से परमिशन पहले ही ले ली थी। हम सब फ्रेंड्स अपने अपने व्हीकल से उस फार्म हाउस तक पहुंच गए थे। रास्ता काफी सुनसान सा था क्योंकि वो जंगल के बीच में से था। वहां पहुंचकर काफी फ्रेंड्स के साथ मैंने काफी देर तक एंजॉय किया। बाद में जब टाइम देखा तो पता चला कि रात के 11 बज चुके हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार देर हो गई है,
सबने मुझे बोला कि अगर तुझे जाना है तो जा, हम तो देर रात तक पार्टी करेंगे। इसलिए मैंने अपना व्हीकल निकालकर वहां से निकल गई। रात में अंधेरा काफी था क्योंकि वो जंगल जैसा सुनसान एरिया था, तो सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट ही वहां पे रास्ते पे दिख रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही मेरी गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और देखने लगी कि आखिर क्या हुआ है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी गाड़ी की चाबी निकल के नीचे गिर गई। अंधेरे में मैंने ढूंढा, लेकिन मेरे को तब चाबी नहीं मिली। तो मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और गाड़ी को अपनी चाबी ढूंढने लगी। और थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद मुझे वो चाबी मिल भी गई। मैंने उसे गाड़ी में लगाया और गाड़ी इस बार तुरंत ही स्टार्ट हो गई और मैं आगे बढ़ने लगी। खैर, इस वक्त तो मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं रोड पे आई तो मुझे लगा मेरी गाड़ी कुछ भारी भारी पंसा हो गया था। मतलब जैसा आपको लगता है कि गाड़ी में लोग बैठने के बाद लगता है, लग रहा था कि कोई साथ में मेरे बैठा हुआ है। मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया और घर जाने के चक्कर में मैंने गाड़ी और तेज कर दी। रात के करीब 12 बजे तक मैं अपने घर पे पहुंच गई और जब तक मैं घर पे पहुंची सब लोग सो चुके थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे चेंज करके मोम के पास जाके सो गई। मेरी मोम बेड पे सोई हुई थी और मैं बेड के नीचे बिस्तर बिछा के सो गई। ठीक 10 मिनट बाद मैंने अपनी आंखें बंद की। फिर मुझे अचानक से ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरे पास कोई मानो लेटा हुआ है और मेरे कान में जोर जोर से सांस ले रहा है और किसी के होने का एहसास मुझे अब हो रहा था। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली और अपने आजू बाजू देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैंने 2-3 बार आंखें बंद की, लेकिन बार बार यही हो रहा था। मैंने मोम को उठाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज ही गले से नहीं निकल पा रही थी, मानो मुझे कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। मेरे हाथ पांव सब मेरे आप कंट्रोल से बाहर थे। अब इतना सब कुछ जब मेरे साथ हो गया था तो मैं काफी डर चुकी थी। मुझे आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आखिर करूं क्या। मैंने फिर सोचा चलो अपने मन मन में हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा को मन में पढ़ना शुरू किया, ऐसा लगा मानो कोई जोर से दौड़ के मेरे पास से भाग गया हो। ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ अजीब सी मुझे आवाज भी आई और उसके बाद मेरे हाथ पांव भी हिलने लगे। मैंने फौरन अपनी मोम को उठा दिया और उन्हें गले लगा के सो गई। अगले दिन मैंने सुबह सुबह मोम को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था रात में। मोम ने कहा कि इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। हो सकता है कि आपको ये कहानी ज्यादा डरावनी न लगी हो, लेकिन मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि जिस पे बीतती है सिर्फ उसी को पता लगता है। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आज की दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जब भी मैं उधर जाने की कोशिश करता तो सभी मना कर देते, उधर मत जाओ। मेरे कई बार पूछने के बाद भी कोई भी मुझे नहीं बताता और मेरी बात को टाल जाता। हर एक बार मेरे अंदर ये जानने की इच्छा और प्रबल हो जाती। आज मुझे यहाँ पे आए हुए करीब 5 दिन हो गए थे। आज करीब 10 सालों बाद मैं अपने नाना जी के यहाँ पे आया था। इससे पहले मैं करीब 6 साल का था, तभी मैं यहाँ पे आया था। आज भी मुझे याद है जब नाना और नानी ये कहती थी कि उस कमरे के पास मत जाना जहाँ नाना और नानी रहते थे। उस 2 मंजिला मकान में 10 कमरे थे। उनके अलावा हटकर पीछे एक और अलग कमरा बना हुआ था जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। पिछली 5 रातों से मैं सो जाता था और रात को 12 से 4 बजे तक उस बंद कमरे को गौर से देखता था। उस कमरे की लाइट कभी कभी जल उठती थी। सामने ही एक बहुत बड़ा ताला दरवाजे पे लटका हुआ था। उसकी चाबी नाना जी छिपा के रखते थे। इन 5 दिनों में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। एक 3 सेल वाली बड़ी टॉर्च और उस कमरे के ताले की चाबी लेकर आज रात 12 बजे धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की तरफ मैं बढ़ने लगा। पीछे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर पीछे की ओर आ गया। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा कि अचानक से पीछे वाली लाइट बंद हो गई। एकदम अंधेरा छा गया। अब तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सर के पीछे का हिस्सा भारी होता जा रहा था। दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी। अचानक से उस कमरे की लाइट कुछ देर जलकर बंद हो गई। अब मुझे काफी डर सा लगने लगा था।
मैंने डरते डरते उस टॉर्च को जला लिया और उस ताले की चाबी को ताले में डालकर पूरा घुमा दिया। फिर भी वो ताला न जाने क्यों नहीं खुला। मैंने एक बार फिर से चाबी को घुमाया, लेकिन इस बार ताला खुल गया। जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, ऐसे लगा जैसे मुझे कोई अंदर काफी जोर से खींच रहा हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने आप को वहां जाने से नहीं रोक पा रहा था। जैसे ही मेरा पूरा शरीर उस कमरे के अंदर गया, वो दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अंदर किसी औरत के काफी जोर से हंसने की आवाज आ रही थी, पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब मैं बाहर था तो मुझे तभी आवाज नहीं आ रही थी, और ये आवाज कह रही थी कि आज मैं आजाद हो गई। डर के मारे मेरी हालत अब खराब हो गई थी। मैंने हिम्मत जोड़कर उनसे पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर दिया हो, या फिर जैसा हमें कोई छूने पे लगता है। मैं जल्दी से वो दरवाजा बंद करके वो टॉर्च लेकर पुनः अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सब लोग मुझे घेरे हुए थे। जैसे ही मैं उठा, क्या जरूरत थी तुम्हें दरवाजा खोलने की? नानी भी काफी गुस्से में थी। मेरी आंखें पता नहीं क्यों चढ़ने लगी और ऐसा लगा जैसे मुझ पे ऊपर कोई बैठा हुआ हो। मैं बोल पड़ा, माई, जलाकर नहीं मारना था। मेरी आवाज पूरी तरीके से बदली हुई थी। वो आवाज किसी लड़की की थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे अब कोई कंट्रोल कर रहा हो। मैं पूरी तरीके से अपने आप को कोशिश कर रहा था कि मेरे ऊपर कोई हावी ना हो सके, लेकिन अब ये मेरे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। मेरी दोनों आंखें तनती जा रही थी। अब धीरे धीरे अपना गर्दन ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अपने बिस्तर की बिछी हुई चादर को पकड़कर फाड़ने लगा। तुम लोगों ने धोखा दिया है। किशोर को भी तुम लोगों ने ही मारा है। तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे नाना जी ने तुरंत ही अपने बेटे संतोष को जोर से आवाज देकर बुलाने लगे। संतोष, संतोष, जल्दी आओ। जैसे ही मेरे कान में संतोष का नाम सुनाई पड़ा, मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद जो मुझ पर हावी हो रही थी वो अब अपनी पकड़ मुझ पर ढीली कर दी हो। थोड़ी ही देर में संतोष मेरे सामने था। उसे देखते ही मैं बेहोश होकर निढाल अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरे बेहोश होते ही नाना और नानी एक साथ बोल पड़े, ये रमा की आवाज है। मैं चुपचाप निहाल बेहोशी में उन सबकी बात सुन रहा था। क्या रमा लौट आई है? संतोष ने कहा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि रमा फिर से लौट आई है, संतोष के पिताजी ने कहा। जैसा कि एक बार नाना जी ने बताया था, करीब 11 साल पहले रमा की मौत हुई थी। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि रमा ने आत्महत्या की थी, उसने खुद अपने आप को मार डाला था। लेकिन आज फिर से रमा का वजूद मेरे अंदर देखकर उन तीनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब तक मैंने रमा को दीवार पर टंगी फोटो जिनमें उनके ऊपर माला झूलती हुई देखा था। मैंने भी बार बार रमा मौसी के बारे में अपनी माँ से पूछना चाहा, लेकिन वो भी मुझे कभी भी सही जानकारी नहीं दे रही थी। संतोष ने अपने पिताजी को कहा, हमें जल्द से जल्द उसी तांत्रिक को बुलाना होगा जिसे ठीक 11 साल पहले बुलाया था। संतोष के पिताजी ने कहा, वो अब भी किशोर की ही बातें कर रही है। ये बोलकर वो रोने लगे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनते ही उनका बेटा संतोष बोल उठा, बेकार की बातें बंद कर दीजिए, आगे सोचिए अब क्या करना है। बेटे की बात सुनते ही उनकी माँ भी उनके सुर मिलाते हुए बोल पड़ी, एकदम सही किया, सारी बिरादरियों में कहीं के नहीं रह जाते। अगर उस रात उस उल्टा रमा के साथ साथ किशोर को ना मारा होता तो कहीं के ना रहते। ये रोना धोना अफसोस करना बंद करो जी, आगे की सोचो क्या करना है। पत्नी की बात सुनते ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और तुरंत ही अपने गोदरेज में से एक डायरी निकालकर उस तांत्रिक बाबा का मोबाइल नंबर निकालकर संतोष को दे दिया। आखिर कौन सा राज अब तक दबा हुआ था उस बंद दरवाजे के पीछे। मैं अब तक अपने बिस्तर पे आंखें बंद किए हुए यूं ही पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। इन लोगों की बातों से तो यही पता चल रहा था कि 11 साल पहले रमा के साथ जो काफी दर्दनाक घटना घटी थी वो एक सुनियोजित तरीके से किया गया मर्डर था। लेकिन अब तक की बात की सच्चाई उस बंद दरवाजे के अंदर ही दफन कर दिया गया था और उसके बदले एक हादसा जिसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। और सबसे बड़ी बात,
उस रात एक किशोर नाम के लड़के की भी हत्या हुई थी। मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल पैदा हो चुके थे। उनका सही तरीके से पता लगाना अब मेरे लिए जरूरी हो गया था। मैं अब थोड़ी अपनी आवाज गहराते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगा। मेरी आंखों के सामने नाना, नानी और संतोष मामा खड़े थे। मुझे होश में आता देख उन तीनों ने अपनी बातें करने की शैली तुरंत ही बदल डाली। कैसी तबीयत है बाबू? नानी ने बड़े प्यार से कहा। मैं भी अनजान बनते हुए बोला, मुझे क्या हो गया? अपनी आंखों को बंद करके एक बार फिर से खोलते हुए मैं बोला। मेरी नजर उन लोगों की एक्टिविटी पे थी। उधर नाना जी अपनी गोदरेज खोलकर एक डायरी निकालकर अपने बेटे संतोष को दे रहे थे। डायरी लेने के बाद संतोष तुरंत ही उस कमरे में से बाहर निकल गया। नाना जी गोदरेज बंद करके मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुमने वो दरवाजा खोला? नाना जी की ये बात सुनकर तो अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बोला जाए। मैंने तुरंत ही कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ था। मेरी ये बात सुनकर शायद उन दोनों को ये विश्वास हो गया कि बीती रात शायद मैंने वो दरवाजा नहीं खोला था, और मैं भी तो यही चाह रहा था कि इन सबको शक न हो कि रात में मैंने दरवाजा खोला था। लेकिन इन सभी लोगों को रमा का वजूद कहीं ना कहीं मुझ में दिखाई दिया था, ये बात मुझे भी पता नहीं थी। लेकिन अब मेरे सामने रमा और किशोर की कहानी लगभग खुल चुकी थी। मेरे लिए अब उन दोनों के पीछे की छिपी सच्चाई को उजागर करना काफी जरूरी हो गया था। थोड़ी ही देर में नाना मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में कुछ काम करने चले गए। कुछ देर बाद संतोष उस कमरे में फिर से लौट कर आ गया। उसने इशारे करके नानी जी को दूसरे कमरे में आने को कहा। मुझे छोड़कर नानी दूसरे कमरे में चली गई और नाना जी भी दूसरे काम में लग गए। नानी के जाते ही मैं दबी पाँव धीरे धीरे उन दोनों की बातें दीवार में कान लगाकर सुनने लगा। तांत्रिक बाबा 5 दिन के बाद ही आएंगे, शहर से बाहर गए हैं, संतोष मामा ने बोला। तब तक क्या करेंगे? ये छोरी तो किशोर का भी रट भी लगा रही है। मुझे तो डर लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके उसे बुला लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। संतोष की माँ की आवाज थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कमरे में आ रहा हो। मैं जल्दी से दबे पाँव अपने बिस्तर पे जाके पहले जैसे ही बैठ गया। मेरे पास अब 5 दिन बचे हुए थे। उस तांत्रिक के आने से पहले मुझे इस बात का पता लगाना था कि 11 साल पहले उस रात किशोर के साथ और रमा के साथ क्या हुआ था। मैं चुपचाप उसी तरह से अपने बिस्तर पे बैठ गया। मुझे पता चल चुका था कि अब जो भी होगा 5 दिन के बाद ही होगा, क्योंकि जब तक वो तांत्रिक बाबा नहीं आ जाते तब तक मुझे रमा और किशोर के बारे में जो बातें अब तक मुझे नहीं पता थी उनका पता लगाना है। थोड़ी ही देर में नानी मेरे कमरे में आई। वो अपने कमरे में आते मैंने देख कहा, नानी आज शाम को मैं अपने घर निकल रहा हूँ। इतना सुनते ही नानी मेरी तरफ घूरने लगी और बोली, नहीं बेटा, अभी और दिन रुकना है, कम से कम 1 हफ्ता भर तो रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे तो पहले ही पता चल चुका था कि उस तांत्रिक बाबा 5 दिन बाद ही आएंगे, इसलिए जानबूझकर मैं मजाक कर रहा था। किशोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चले। थोड़ी ही देर में संतोष उस कमरे में आया और कहा, अगले 7 दिन तक तुम कहीं भी नजर नहीं जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं अवाक था। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। अगर मैं कहीं जाऊंगा नहीं तो ये कैसे पता करूंगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था। जिस तरह से ये लोग मुझ पे बंदिशें लगा रहे थे, इससे तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि उस रात कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ था। संतोष ने मुझसे प्रॉमिस करवाया कि मैं अगले 7 दिन तक कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद संतोष और नानी जी अपने काम पे लग गए, लेकिन मेरे दिमाग में उन तीनों की बातें अब तक घूम रही थी। मैं भी फ्रेश होकर नाश्ता करने लगा। नाश्ते की टेबल पे ही मुझे ये पता चला कि संतोष अगले 3 दिन के लिए इस गांव से बाहर किसी की शादी में जा रहे हैं। ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया। वो आज ही दोपहर को निकलने वाले थे। मैं भी उनके निकलने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। दोपहर 1 बजे तक उसने अपना सारा जरूरी सामान एक बैग में पैक कर लिया। मैं भी उनके निकलने का इंतजार कर रहा था। 2 बजे संतोष घर से निकलकर शादी में जाने को रवाना हो गए थे। उनके जाने के 10 मिनट बाद ही मैंने अपने दादाजी को कहा, मैं खेलने अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। ये बोलकर मैं निकल गया। उस गांव में सरपंच का बेटा राजू, जो कि मेरा दोस्त मेरी ही उम्र का था, उसके साथ मैं कभी क्रिकेट खेला करता था। लेकिन आज मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज सबसे पहले उनके पास जाकर उन्हें एकांत में किशोर के बारे में पूछा, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था।
मैंने उसे एक बार फिर से दिमाग में जोर डालने को कहा। करीब 11 साल पहले कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटी हो, थोड़ा याद करो। लेकिन राजी ने कुछ नहीं बताया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं इस बारे में। राजू की बात सुनकर मैं काफी निराश हो गया। हम दोनों की ये बातें वहां कोई और भी शख्स चोरी छुपे सुन रहा था। राजू ने मुझे बोला, चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अब मेरा मन खेल में नहीं लग रहा था। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खेलूंगा, और चुपचाप फील्ड के बाहर जाकर बैठ गया। करीब 2 घंटे बाद जब मैं वहां से घर जाने के लिए निकला कि रास्ते में एक शख्स ने मुझे पीछे से आवाज दी। मैं सुनकर रुक गया। पीछे की ओर मुड़ा। सामने जो शख्स खड़ा था मुझसे करीब 4 या 5 साल बड़ा होगा। उसने मुझसे कहा, राजू कुछ भी नहीं बताएगा। उनके पिताजी इस गांव में 3 बार से सरपंच बन रहे हैं और आपके मामा जी इस गांव के पंच। और जिस किशोर के बारे में आप पता लगाए हो वो मेरे चाचा हैं। आज से 11 साल पहले मेरे चाचा जी कहाँ चले गए ये आज तक पता नहीं चला। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अचानक से मैंने पूछा, रमा के साथ क्या हुआ? रमा का नाम सुनते ही वो बोल पड़ा। किशोर चाचा मुझे सारी बातें बताते थे। वो रमा से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये समाज और रमा के घर वाले कभी भी उसे नहीं अपनाएंगे। उस रात जब किशोर चाचा घर से निकले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था, आज ही रात को मैं मुंबई निकल रहा हूँ, मेरे साथ रमा भी घर से भाग कर जा रही है। ये बात उसने सिर्फ मुझे ही बताई थी। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे दादा और मेरे मम्मी पापा हैं। वो आज भी किशोर चाचा की राह ताक रहे हैं। उनकी बातों ने मुझे पूरी तरीके से उलझा कर रख दिया था। उस रात किशोर के साथ आखिर कौन सा खेल खेला गया था? अगर रमा उस रात भाग गई थी तो फिर उस रात बंद दरवाजे वाली घर में किसको जलाया गया था? या फिर किशोर के साथ भी उस रात क्या घटना घटी थी? शाम हो चुकी थी, मुझे लेट भी हो रहा था। मैंने उनसे कहा, आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तभी से मैं रमा की तस्वीर में माला टंगा हुआ देख रहा हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किशोर कहाँ है ये पता करना अब जरूरी हो गया था। किशोर के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उसके बाद मैं तुरंत ही वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गया। पूरी शाम हो चुकी थी। अब तक जो भी जानकारी मुझे मिली थी वो जानकारी उनके भतीजे से मिल पाई थी। उस रात जब उनके चाचा मुंबई निकलने वाले थे तो रमा भी उनके साथ थी। तो फिर उस रात आखिर उनके साथ क्या हुआ था ये पता करना था मुझे। कुछ ही देर बाद मैं अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही नानी पूछने लगी, इतनी देर तक कहाँ थे? मैंने कह दिया कि मैं क्रिकेट खेलने गया था इसलिए देर हो गई। मुझे इतनी लेट नहीं होती थी, लेकिन मामा क्योंकि 3 दिनों के बाहर थे तो मुझे इसलिए उनका डर भी नहीं था। लेकिन रमा अपने उस बड़े भैया से काफी डरती थी। इतना तो मुझे पता चल चुका था कि रमा कुछ समय के लिए अपना वजूद उन तीनों को आज सवेरे कुछ समय के लिए मेरे अंदर दिखाई दिया था। आज सवेरे से उस घटना के करीब 12 घंटे बीत चुके थे, लेकिन रमा ने फिर दोबारा अपना वजूद मेरे अंदर नहीं दिखाया। लेकिन काफी सारे सवाल मेरे दिमाग के अंदर पैदा हो गए थे। आज रात मैं जल्दी खाना खाकर सो गया था। रात के करीब 11 बजे रमा ने एक थैली में कपड़े और गहने लेकर अपने घर से निकल गई। कुछ दूर अपने को छिपते छिपाते वो किशोर के पास पहुंच गई। किशोर भी रमा का एक गंतव्य स्थान पे इंतजार कर रहा था। वे दोनों आज रात 2 बजे की ट्रेन पकड़कर मुंबई निकलना चाह रहे थे। उन दोनों को पता था कि अगर वो सड़क से गए तो कोई भी उन दोनों को पहचान लेगा, इसलिए उन्होंने जंगल का रास्ता चुना था। अचानक से उन दोनों को लगा कि बीच जंगल से कोई घास लगाकर बैठा है। तुरंत ही रमा और किशोर ने दौड़ लगा दी। उन दोनों की धड़कनें तेज हो चली थी। किशोर रमा का हाथ पकड़े दूसरे हाथ में टॉर्च जलाए तेजी से भाग रहा था। अचानक से उन्हें लगा कि पीछे से 4 या 5 आदमी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए खातिर जी जान से दौड़ रहे थे। अचानक से किशोर का दाहिना पैर किसी चीज में फंसता चला गया और वो गिर गया। उनके हाथ से रमा का हाथ छूट जाता है और साथ ही साथ किशोर के हाथ से वो टॉर्च उनकी पकड़ से दूर चली जाती है। उन 5 आदमी से किशोर को घेर लिया। इतने में रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। लेकिन उस सुनसान बीहड़ जंगल में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सके। और उन 5 में से एक शख्स ने आवाज दी, ठिकाने लगा दो। रमा वो आवाज सुनकर काफी डर गई। उसका पूरा शरीर डर के मारे सिहरने लगा था। यह आवाज और किसी की नहीं, रमा के बड़े भैया यानी कि मेरे मामा की थी। इतना सुनते ही उन चारों में एक शख्स ने अचानक से किशोर के सर पे जोर जोर से वार किया। अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। ये सारी घटनाएं मेरे सपने में हो रही थी। मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घड़ी में मैंने समय देखा
तो रात के 3 बज चुके थे। बिस्तर के बगल के मेज पे पानी का गिलास रखा हुआ था। मैंने पानी पिया। इस सपने में ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि उस रात ही उस जंगल में किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना घटी थी। उठने के बाद मेरे सामने मैंने नानी जी को पाया और हैरानी की बात तो ये थी कि मामा भी आ चुके थे और उनके साथ वो बाबा भी थे। मैं ये देखकर हैरान हो गया क्योंकि मुझे तो लगा था कि ये 5 दिन बाद आएंगे, लेकिन ये आज कैसे आ गए। तुरंत मेरे मामा बोल पड़े, बेटा मैं सब समझ चुका था कि तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा इस बारे में नहीं जानना चाहिए। लेकिन सपना देख के मैं समझ चुका था कि इस रात आखिर क्या हुआ था, लेकिन फिर भी अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरे मामा ने फौरन मुझे जबरदस्ती बिठा दिया और वो तांत्रिक कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मेरे ऊपर कोई और ही हावी होने लगा। वो और कोई नहीं, रमा की आत्मा थी। उसने फौरन मेरे अंदर से बोला कि तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे मार के मुझे तुमने उस कमरे के अंदर दफना दिया और मेरे किसी और को काट कर जंगल में फेंक दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर कैसे घर वाले थे तुम, दया तुम्हें जरा सी भी नहीं आई। मेरे मामा चिल्लाते हुए बोल पड़े कि तुझे हमारे घर की इज्जत उछालते हुए शर्म नहीं आई। ये सब बातें चली रही थी कि उस तांत्रिक ने न जाने क्या किया कि जैसे ही उसने थोड़ा सा गंगा जल मेरे ऊपर छिड़का, मुझे काफी जोर से जलन होने लगी और मेरे ऊपर जो रमा की आत्मा अब तक सवार थी वो वहां से गायब हो गई और मैं अब काफी हल्का हल्का सा फील होने करने लगा। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरे को आंख खुली तो मैं और कहीं नहीं बल्कि अपने घर पे आ चुका था। सामने मेरी मम्मी थी और मामा भी। दरअसल मामा मुझे बेहोशी की हालत में ही वहां से मेरे घर छोड़ने आ गए थे और उन्होंने मम्मी से कहा कि उसे ज्यादा भी घूमने मत देना। लेकिन वो सोच रहे थे कि मुझे अब तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैं सब जान चुका था। मेरे घर वालों का काला सच आखिर क्या था ये मुझे पता चल चुका था। गोपनीयता के कारण मैं अपना नाम और जगह तो नहीं बता सकता, लेकिन आशा करता हूं कि आपको मेरी ये दास्तां अच्छी लगी होगी।